नमस्ते, गुड इवनिंग। सॉरी फॉर द डिले यार, आज ना थोड़ा टेक्निकल इश्यूज थे, हमें थोड़ा सिस्टम को रिबूट करना पड़ा। तो बिकॉज ऑफ दैट गॉट अ लिटिल डिलेड। आई एम नॉट लेट, आई हैड कम। बैठे भैया, पूछो इनसे इधर साइड में कि सर पहले आ गए थे 10 मिनट पहले। एक्चुअली देयर वाज सम टेक्निकल इशू। और बताइए क्या हाल चाल है सबके? गर्मी हो गई यार, है ना? मौसम चेंज हो गया थोड़ा सडनली। आज गर्मी हो गई। मैंने तो स्वेटशर्ट पहना था, मुझे लगा कि वीकेंड मोड में शाम को ठंड हो जाती है निकलते निकलते। आज ऑफिस जाना नहीं था सरकारी वाले, तो आज मैं थोड़ा कैजुअल कपड़ों में हूँ। तो गर्मी है लेकिन रात को ठंड हो जाती है। तो आज हमारे ना 2-3 इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। आज हम लोग लैटिन अमेरिका खत्म करके आज हम लोग एक्चुअली साउथ ईस्ट एशिया बाद में करेंगे। मैं सोच रहा हूँ हम लोग आज कर लेते हैं, क्योंकि यूएस हो गया तो विल डू अ कंपैरिजन विद रशिया। तो आज हम लोग रशिया कर लेंगे। ये लेक्चर का जो नेमिंग है ये चेंज होगा। सो टुडे विल डू रशिया, यूरोप जितना हो पाएगा उतना, फिर मंडे को अफ्रीका करेंगे। ठीक है, तो कल नहीं है, संडे को नहीं है क्लास। वो संडे को आप छोड़ दीजिए, संडे को क्लास नहीं है। पुतिन भैया के बारे में आज बात करेंगे हम लोग। कोई डाउट है इसके पहले हम आगे बढ़े? इंडिया कनाडा यार मैंने बता दिया था, इतना कोई इंपॉर्टेंट कंट्री नहीं है इंडिया कनाडा, जिसको बार बार देखें, लास्ट में एक बार देख लेंगे। ठीक है, रितेश कुमार जी। मंडल थ्योरी ऑफ कोर्स हर किसी कंट्री में लगती है, राइट? आज जल्दी छुट्टी हो गई यार, कल कर तो थी छुट्टी। कल क्लास नहीं है, संडे को देयर इज नो क्लास। ठीक है, सो लेट मी जस्ट गिव यू अ ब्रीफ आइडिया कि हमारे आने वाले कौन कौन से टॉपिक है। सो आज वी डू इंडिया, लैटिन अमेरिका। ठीक है, विल फोकस ऑन सम कंट्रीज एंड इंपॉर्टेंटली क्योंकि हमें ब्राजील इंपॉर्टेंट है तो ब्राजील पे फोकस करेंगे। देन विल डू रशिया एंड कंपैरिजन विद यूएसए, जापान थोड़ा बहुत, राइट? एंड अगर टाइम मिलेगा, वैसे मिल जाएगा, यूरोप कर लेंगे स्टार्ट। सो यूरोप में वी हैव टू फोकस ऑन यूके, फ्रांस, जर्मनी एंड अदरवाइज यूरोपियन यूनियन। ठीक है, इतना ही करेंगे, लेट्स सी कितना हो पाता है। ठीक है, रिवीजन के बिना याद नहीं रहेगा। आईआर में याद कैसे करेगा? मतलब लॉजिक ये है कि रिवीजन करो भाई। तो इंडिया, लैटिन अमेरिका, ब्राजील पे फोकस रहेगा, दिस इज द फोकस एरिया। बाकी तो रहेंगे और कंट्रीज, रशिया, यूएस, जापान। तो यूक्रेन वॉर के बारे में भी बात करेंगे। एंड बाकी यूरोप में यूके, फ्रांस एंड जर्मनी एंड यूरोपियन यूनियन। ठीक है, हैंड रिटन नोट हो जाएगा अपलोड। एक्चुअली जनरली वीकेंड पे थोड़ी टीम जो है कम रहती है, मैंने टीम को बोल दिया कि वो एक बार देख लेंगे। ठीक है, राइट? चलिए, सो स्टार्ट करते हैं इंडिया, लैटिन अमेरिका। देन बताओ जी, व्हाई डू वी नीड लैटिन अमेरिका? क्या करें बताओ, लैटिन अमेरिका में इतना ज्यादा अपने को क्यों इंपॉर्टेंस है? पहले लैटिन अमेरिका का मैप बनाते चलो। अरे पेन हिल गया। समथिंग लाइक दिस, राइट? बताओ कौन कौन सी कंट्री है यहाँ पे? नाम बता सकते हो आप लोग कंट्रीज का? सबसे बड़ा लिथियम आयन, तो लिथियम ट्रायंगल पे तो हम लोग बाद में जाएंगे। बताइए, सो सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है? सबसे बड़ी कंट्री ब्राजील है या अर्जेंटीना है? अच्छा, टोटल कितनी कंट्री है बताओ यहाँ पे? इससे तो पता चलेगा मैपिंग का कितना आइडिया आप लोगों को। 12 गिन सकते हो आप? चलो, सो अभी थोड़ा मैप टेढ़ा मेढ़ा है, इसको सही करेंगे। सबसे बड़ी कंट्री जो आपको यहाँ पे दिख रही है, अरे यार ये इसका थोड़ा ना पेन का इशू हो जाता है। पहले देखो, कभी भी मैपिंग में जैसे बहुत सारे लोगों को याद नहीं रहता ना, मैप कैसे बनाना है याद नहीं रहता, तो सबसे पहले जो साइड में दिखता है ब्राजील है आपका। ठीक है, ब्राजील के नीचे आपको पता है कौन सी कंट्री है नीचे? अब ब्राजील और नीचे सबसे बड़ी कंट्री जो दिखती है वो है अर्जेंटीना। बट ब्राजील और अर्जेंटीना के बीच में 2 इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं, पैराग्वे और जहां पे फीफा वर्ल्ड कप पहली बार हुआ था। ठीक है, कौन सी कंट्री है जहां फीफा वर्ल्ड कप? मॉन्टेविडियो कैपिटल है उसका। मॉन्टेविडियो कैपिटल है यूरुग्वे। तो यहां पे बना दो बोलिविया। ठीक है, बीच में ब्राजील के बीच में आ गया बोलिविया। बोलिविया के आप नीचे जाओगे तो आपका मिलेगा पैराग्वे, यहां पे पैराग्वे। ठीक है, अब पैराग्वे डायरेक्टली कोस्ट लाइन शेयर नहीं करता, इट्स अ लैंडलॉक कंट्री। वहां पे पराना नदी जाती है एक, जो कनेक्ट करती है इनलैंड वाटरवे, वहां पे बहुत बड़ा। वैसे मैं मैपिंग में आपको कराऊंगा एसआईपी में, डोंट वरी, अभी सिर्फ आइडिया दे रहा हूं। सो ब्राजील, बोलिविया, बोलिविया के बाद पैराग्वे है। पैराग्वे का कोस्ट का एक्सेस नहीं, बहुत लोग गलत बना देते हैं। कोस्ट का एक्सेस है यहां पे उरुग्वे पे। और ये जो है बॉर्डर शेयर करते हैं किसके साथ? दे शेयर द बॉर्डर विद अर्जेंटीना, यहां पे नीचे। ठीक है, बोलिविया ये सारा जो है, इसलिए यहां पे ये हो जाएगा आपका। मैंने थोड़ा पतला बना दिया बट कोई नहीं, क्योंकि अभी मैं कैजुअली आपको बता रहा हूं इस बारे में। सो अर्जेंटीना आ गया। ठीक है, और आपने देखा होगा मैंने पूरे टिप तक नहीं बनाया अर्जेंटीना। जनरली क्या होता है, लोगों को लगता है कि पूरा नीचे तक है। जनरली पीपल मेक अ मिस्टेक, आपने देखा होगा मैंने पूरा नहीं बनाया, थोड़ा सा हिस्सा और है, ये भी अर्जेंटीना है। और यहां पे एक आइलैंड है जिसका नाम है फॉकलैंड आइलैंड्स। सुना आपने नाम?
फाकलैंड करंट पढ़ा होगा ज्योग्राफी में, ठीक है। ये एक्चुअली यूके का है, लेकिन डिस्प्यूट है विद अर्जेंटीना। इनके बीच में लड़ाई भी हो चुकी है इसको लेके, दे हैड अ फाइट रिगार्डिंग दिस, ठीक है, फाकलैंड करंट, फाकलैंड आइलैंड्स को लेके, ठीक है। तो इनके बीच में डिस्प्यूट चल रहा है। अभी ब्राजील के ऊपर ना 3 कंट्रीज हैं बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो अभी प्रवासी भारतीय दिवस में इन लोगों के कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे। कौन सी कंट्रीज है ऊपर? देखो पहले तो यहाँ पे आपका साइड में आ गया चिले, जहां पे क्या मिलता है, कॉपर बहुत मिलता है। चिली जो कंट्री है ड्राई एरिया है, बहुत ज्यादा डेजर्ट है यहाँ पे, डेजर्ट अटाकामा डेजर्ट आप देखोगे नीचे पैटागोनिया मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे कोल्ड ओशन करंट है एंड एंडीज माउंटेन रेंजेस हैं, ठीक है। तो इधर चिली है, ऊपर थोड़ा और आ जाओगे। अच्छा ये बताओ, पेरू, पेरू शेयर करता है बॉर्डर बोलीविया के साथ? डस पेरू शेयर बॉर्डर विद बोलीविया? यस, थोड़ा सा, ठीक है। पेरू, क्योंकि हमें लिथियम ट्रायंगल बनाना है, तो पेरू, बोलीविया, चिली एंड अर्जेंटीना भी आ जाएगा। एक्चुअली लिथियम ट्रायंगल नहीं है, इट्स अ क्वाड्रिलेटरल, बट 3 मेजर कंट्रीज के बीच में, ठीक है। चलो अब ऊपर आ जाइए पेरू के बाद, ठीक है। यहाँ पे एक कंट्री है, ये एक कंट्री है जो नार्कोस के लिए बड़ी फेमस है, एक कंट्री यहाँ पे एक बड़ी फेमस है, और यहाँ पे 1 2 3 कंट्रीज हैं। चलो अब आप मेरे को नाम बता दो इसका, 1 2 3 4 5 6। हाँ, तो पेरू को नेबर करने वाली कौन सी कंट्री? 1 इज इक्वाडोर, ठीक है। दिस इज कोलंबिया, बिकॉज कोलंबिया शेयर्स, यहां से आप जाओगे पेरू, आप जा सकते हो पैनामा। दिस इज वेनेजुएला, ठीक है। अब 4 5 6 कौन सी है? व्हाट आर 4 5 6? इसको याद रखना, GSFG नाम, ठीक है, ऊपर से 4 5 6। सो G इज गयाना, S इज सूरीनाम एंड FG इज फ्रेंच गिनी, फ्रेंच टेरिटरी है ये, ठीक है। 4 5 6 इज गयाना, सूरीनाम एंड फ्रेंच गिनी। गयाना सूरीनाम के आपने देखा होगा इस बार प्रवासी भारतीय दिवस में दोनों आए थे लीडर्स, जिनको अवार्ड भी दिया है, ठीक है। सो सारे कंट्रीज हो गए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 12 13 या 12 या 13 है? कितने कंट्रीज हैं? 12 है 13 है? गिनो, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। कोई 12 बता रहा था, इसलिए मैंने कराया मैपिंग। देखो somebody in the beginning said 12 countries are there, याद रहेगा। तो अब नाउ टेल मी द इंपॉर्टेंस। मैंने मैपिंग इसलिए कराई ताकि आपको ये पता रहे कि कौन सी कंट्री की हमारी इंपॉर्टेंस किससे ज्यादा है। नाउ इफ आई हैव टू ड्रॉ लिथियम ट्रायंगल, मैं कहां बनाऊं लिथियम ट्रायंगल बताओ? आई शुड आइडियली ड्रॉ इट बिटवीन हियर, बट सम पोर्शन ऑफ अर्जेंटीना विल आल्सो बी देयर, ठीक है। सो सम पोर्शन ऑफ अर्जेंटीना विल आल्सो बी देयर। आप देख रहे हो ये भी पोर्शन है, ABC कंट्री भी बोलते हैं उसको। तो दिस इज कॉल्ड एज द लिथियम ट्रायंगल, सबसे ज्यादा मिलता है यहाँ पे। सो यू हैव अर्जेंटीना, बोलीविया, चिली एंड सम पोर्शन ऑफ पेरू इज आल्सो देयर, ठीक है। सम पोर्शन ऑफ पेरू विल आल्सो बी देयर। दिस इज कॉल्ड एज ABC कंट्री प्लस P। दीज आर लिथियम ट्रायंगल, वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट रिजर्व है लिथियम का। सो अर्जेंटीना, बोलीविया, पेरू एंड चिली, ABC से याद रखेगा। तो अभी इंडिया ने अग्रीमेंट साइन किया है लिथियम ट्रायंगल कंट्रीज के साथ कि हमें लिथियम चाहिए फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड बैटरी के लिए, ठीक है, ठीक। कॉपर माइन चिली, यहां पे एक जगह है जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट कॉपर टाउन, उसका नाम है चिक्विकमाता। नाम सुना है? चिक्विकमाता करके, इट्स द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कॉपर टाउन, उसका नाम है चिक्विकमाता, चिक्विकमाता, ठीक है। तो बाकी तो देखो मिनरल रिसोर्सेज आप पढ़ोगे, वो चीज अलग है। पहले बताओ यहां तक बात क्लियर सबको? और बताओ बाकी व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ अदर कंट्रीज। यहाँ पे ब्राजील हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ब्राजील सबसे इंपॉर्टेंट कंट्री है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इब्सा देख लो आप, ठीक है। उसके अलावा G4 में है ब्राजील, इज G4 में ब्राजील देयर? यस, ठीक है। ब्रिक्स, G4, UN सिक्योरिटी काउंसिल रिफॉर्म। और यहाँ के जो आप देख सकते हो जो पॉलिटिक्स है, वो कहीं ना कहीं आप देखेंगे इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ब्राजील एंड इंडिया के अगेन हिस्टोरिकल टाइज हैं, हिस्टोरिकल कल्चरल रिलेशंस है, बहुत सारे इंडियंस भी यहाँ पे रहते हैं। और क्वाड प्लस में आपको मैंने बताया कि हम शायद इनको ऐड कर सकते हैं क्वाड 2.0 में, ठीक है। एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और रिसेंटली आपने देखा होगा कि बड़े प्रोटेस्ट हुए थे यहाँ पे ब्राजील में। तो अभी आपने देखा होगा बड़े स्मॉल मार्जिन से कौन इस समय प्रेसिडेंट बन गया वहां पे? द प्रेसिडेंट हैज चेंज। हु इज द न्यू प्रेसिडेंट? लूला। एंड द अदर पर्सन हु लॉस्ट वाज बोल्सोनारो। नाउ बोल्सोनारो इज अ लिटिल राइट विंग गाय, लूला इज लेफ्टिस्ट, ठीक है। बोल्सोनारो और लूला के बीच में बहुत 1 पॉइंट सम मार्जिन का वोट शेयर था। तो लूला जो है वो जीत गए। बोल्सोनारो ने अपने जो सपोर्टर्स हैं उनको बोला कि कोई बात नहीं, डेमोक्रेसी जो है, मतलब ही रेज्ड पॉइंट्स रिगार्डिंग दिस कि सो अभी बोल्सोनारो कहां है? अभी आपको पता है फ्लोरिडा में रह रहे हैं वो, ही लॉस्ट द इलेक्शन, तो ही इज स्टेइंग इन फ्लोरिडा। उन्होंने वीजा एक्सटेंड करवाया अपना। लेकिन ब्राजील में बड़े दंगे हो गए, और दंगों के वजह से देखा होगा आपने कि वहां की सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट में लोगों ने जाके कब्जा कर लिया, समथिंग सिमिलर टू व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग ट्रम्प्स टाइम, जब ट्रम्प हारे थे। याद है कैपिटल हिल पे कब्जा कर लिया था, ट्रम्प के सपोर्टर्स पहुंच गए थे सारे। तो इट वाज वेरी सिमिलर। मैंने इसके ऊपर स्टडी आई क्योंकि YouTube चैनल पे वीडियो भी बनाया हुआ, आप देख सकते हो, ठीक है। ऑलरेडी देयर इज अ वीडियो ऑन इट कि कैसे उन्होंने कब्जा किया। तो बेसिकली लूला जो सिल्वा है वो बहुत स्मॉल मार्जिन से जीते हैं। लेफ्ट विंग उनकी आइडियोलॉजी है, राइट विंग वाले बोल्सोनारो है। खैर प्रधानमंत्री मोदी ने इंटरवीन किया कि भाई जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस है उनकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, लोगों को ऐसे प्रोटेस्ट नहीं करना चाहिए। ही हैड टू ऑफिशियली ट्वीट रिगार्डिंग दिस इशू। तो आप वैसे ही देख सकते हो कि ब्राजील हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। ट्रेड रिलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, और ब्राजील का कलेक्टिव वेट बहुत ज्यादा है इंटरनेशनल लेवल पे। अगर आप देखेंगे तो ब्राजील का इंटरनेशनल लेवल पे वेटेज बहुत है, क्योंकि साउथ अमेरिका में अर्जेंटीना के साथ सबसे डोमिनेंट कंट्री है। बट हमारे इश्यूज भी हैं,
ब्राजील में बताओ क्या इशू है ब्राजील के साथ हमारा? पीपीटी वैसे आपको दे चुका हूं मैं, पहले पता होगा, बट देखता हूं कितने लोगों ने पढ़ी है। व्हाट इज द इशू विद ब्राजील दैट वी हैव? अरे पहला तो यही है, अनस्टेबल पॉलिटिक्स, है ना? सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यही है, ठीक है। सो एक तो ये है। दूसरा, द इशू, बिगेस्ट इशू इज शुगर केन। Do you know Brazil is the largest exporter? Brazil is also the largest, one of the largest exporters of coffee also, along with Colombia. और हमारा WTO में इसको लेके डिस्प्यूट हो गई, लड़ाई हो गई WTO में, ठीक है। There's a dispute between India and Brazil with respect to sugar cane, क्योंकि हमारे आपको पता है गन्ना जो है भाई साहब इलेक्शन हरा देता है इंडिया में, आपको पता है? Do you know India में sugar cane can actually cost you your election because Western UP, पंजाब का एरिया, महाराष्ट्र का एरिया, यहाँ पे शुगर केन फार्मर्स बहुत बड़ी लॉबी है एज अ वोट बैंक। तो इसीलिए आप देखेंगे सरकारें जो है इनके किसानों के लोन माफ कर देती है, राइट? सो दिस इज अ बिग इशू। अच्छा चलो, ब्राजील के साथ ये हो गया। अब बताओ अर्जेंटीना के साथ हमारा क्या लेना देना है? व्हाई इज अर्जेंटीना इंपॉर्टेंट? अर्जेंटीना इज अ पार्ट ऑफ, अच्छा लायनल मेसी ओके ठीक है, लायनल मेसी, ओके चलो ठीक है, बिकॉज दे आर अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ सम ब्रांड इन इंडिया। सो अर्जेंटीना फॉर कॉफी क्लब। सो अर्जेंटीना इज इन फेवर ऑफ अस और अर्जेंटीना इज अगेंस्ट अस। हमारे फेवर में अलग है, अर्जेंटीना न्यूट्रल है, बट अर्जेंटीना अपोज एक्चुअली ब्राजील के है, हमारे अगेंस्ट में नहीं है। अगर आप देखो, अर्जेंटीना इज नॉट अगेंस्ट अस पर से, अर्जेंटीना इज अगेंस्ट ब्राजील, बिकॉज वो चाहता है कि भाई साउथ अमेरिका से अगर कोई परमानेंट मेंबर बने तो वो अर्जेंटीना चाहता है, ब्राजील चाहता है अच्छा हम नहीं बनेंगे। तो ऐसे ही साउथ एशिया में पाकिस्तान इंडिया की लड़ाई है, यहाँ पे ब्राजील अर्जेंटीना की लड़ाई है। सो एवरीबडी एग्जैक्टली मंडल थ्योरी अप्लाई करो, वो चीज है। तो इंडिया के खिलाफ नहीं है अर्जेंटीना पर से, इनफैक्ट वी हैव गुड रिलेशंस विद अर्जेंटीना। अर्जेंटीना से आप देखोगे ये ट्रेड रिलेशंस में आप देखोगे मीट बड़ा एक्सपोर्ट होता है यहाँ से, और सो एग्रीकल्चर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री का बड़ा एक्सपोर्ट इंपोर्ट है इंडिया और अर्जेंटीना के बीच में। उसके अलावा लिथियम ट्रायंगल का तो मैंने आपको बता दिया, वी हैव साइंड एग्रीमेंट विद देम। उसके अलावा अच्छा अभी कोमल ने बोला कि हम लोग कॉर्न भी एक्सपोर्ट करते हैं। डू यू नो कॉर्न का रिलेशन सीधे सीधे मीट इंडस्ट्री से है, क्योंकि अर्जेंटीना में आपको पता है देयर आर प्रेरीज, ग्रासलैंड जो अमेरिका मिलते हैं इनको हम क्या बोलते हैं? दे आर कॉल्ड एज पंपास, पंपास टेम्परेट ग्रासलैंड, पंपास इन अर्जेंटीना, पढ़ा है ना? जो ग्रासलैंड्स हैं, ग्रासलैंड्स के बारे में जानते हो? पंपास इन अर्जेंटीना, प्रेरीज इन नॉर्थ अमेरिका। तो ये जो ग्रासलैंड्स है खुले मैदान है, यहाँ पेड़ दूर दूर तक नहीं रहता, तो यहाँ पे एक्सटेंसिव कल्टीवेशन होता है मेज एंड कॉर्न का, और वो मेज और कॉर्न जो है वो ऐसा फॉडर भी यूज किया जाता है, फीड यूज किया जाता है फॉर कैटल्स, तो उन्हीं कैटल्स को बाद में काटा जाता है एज अ मीट इंडस्ट्री के लिए, ठीक है। तो वो चीजें मतलब यार देखो, मैं तो पढ़ाता हूँ अपनी क्लासेस में, ठीक है, कोई बात नहीं यार, एसआईपी में करा दूंगा, टेंशन मत लो, आप लोगों को मजा आ जाएगा ज्योग्राफी पढ़ के। देखो मैं तो आज ज्योग्राफी बन के ही आया हूँ, ठीक है, इवन माय स्वेटशर्ट मेंशंस अबाउट सोलर सिस्टम एंड अर्थ के रोटेशन के बारे में, तो आई विल टीच यू ज्योग्राफी, डोंट वरी। एसआईपी में एनवायरमेंट का करंट इश्यूज मैं लूंगा, जो कि यूट्यूब पे 5 लेक्चर की सीरीज होगी, इट विल बी 5 आवर्स, अगर अलग अलग दिन 5 आवर्स ऑफ एनवायरमेंट करंट अफेयर्स, ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड एनवायरमेंटल इश्यूज, ठीक है। और ज्योग्राफी एसआईपी मैं ही लूंगा, 13th से लूंगा, 7 जो इवनिंग बैच है, 13th जो डेट है 13 फेब से 7 PM ऑनवर्ड्स आई विल बी टेकिंग योर ज्योग्राफी, ठीक है। एनवायरमेंट का पोर्शन जो है यूट्यूब पे मिलूंगा, ठीक है। चलो एनीवे देखता हूं, अगर होगा पॉसिबल तो आप लोगों के लिए एनवायरमेंट भी ले लूंगा यहाँ पे, ठीक है, आपके बैच में ले लूंगा, डोंट वरी। ये बात क्लियर हो गई। सो अर्जेंटीना वैसे हमारे लिए लिथियम के इंपॉर्टेंट है, यू नो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ मीट, दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। चिली ऑफ कोर्स फॉर कॉपर। देन व्हाट अबाउट कोलंबिया, वेनेजुएला एंड गयाना, सुरिनाम एंड फ्रेंच गिनी के बारे में बताओ, बताइए बाकी कंट्रीज के बारे में बताइए। चलो टेल मी अबाउट व्हाई चिली, चलो कॉपर के लिए हो गया। अच्छा एक और चीज है चिली के बारे में जो आप लोग मैं चाहता हूं बताओ, जो नोट्स में नहीं दी हुई है, व्हाई इज चिली इंपॉर्टेंट फॉर अस, एंड ये नोट्स में नहीं है। फर्टिलाइजर तो चलो है, फर्टिलाइजर भी आ रहा है, वो हमारे यहाँ भी बहुत है, नॉट बिकॉज ऑफ अलेक्सिस सैंचेज फुटबॉल के बाहर निकलो सर, आप देख लो पूरा लैटिन अमेरिका ना मैं इसी डायग्राम में खत्म करा दूंगा, आपको सोचने की जरूरत ही नहीं लगेगी, पूरा यही खत्म करा दूंगा। डिफेंस नहीं, बहुत क्लोज हो आप लोग, नहीं यू आर वेरी क्लोज टू इट। और सोचो, और सोचो, लिथियम आयन बैटरी हो गया, और सोचो समथिंग रिलेटेड टू इट। एग्जैक्टली, शक्ति ने बोला है स्पेस, हाउ इज स्पेस रिलेटेड टू चिली? स्पेस कैसे रिलेटेड है चिली से? इंडिया के लिए कोई इंपॉर्टेंट है? डू यू नो वर्ल्ड के लार्जेस्ट टेलीस्कोप्स चिली और पेरू में सिचुएटेड है, क्योंकि वहां पे डेजर्ट एरिया है, आपकी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है, ड्राई रहता है, प्लस नीचे कोल्ड ओशन करंट है, तो क्लियर स्काई की वजह से जितने भी वर्ल्ड के लार्जेस्ट टेलीस्कोप है वो यहां रहते हैं, इंडिया के साथ मिलकर बनाए गए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी आप देखोगे, अभी मैं आपको दिखाऊंगा 30 मीटर टेलीस्कोप ऐसे करके बहुत सारे हैं यहाँ पे, बहुत सारे, आई विल शो यू। सो इंडिया से के साथ मिलकर उन्होंने ग्लास मैन्युफैक्चर किया उस टेलीस्कोप के लिए। सो जॉइंटली इंडिया और बहुत सारी कंट्रीज हैं, इट्स नॉट जस्ट विद इंडिया, देयर आर लॉट ऑफ कंट्रीज, ठीक है। सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये नोट्स में दिया है, नोट्स में था ये नहीं था ना, ठीक है। सो चिली पेरू आर इंपॉर्टेंट फॉर दैट ऑल्सो, बिकॉज इन कंट्रीज में ज्योग्राफी से लेंगे यार, देखो सारा जो है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, क्लियर स्काइज, बहुत सही विजिबिलिटी रहती है, तो इसलिए यू कैन स्टडी स्पेस रिलेटेड फिनोमेना, इंटरलिंकिंग ऑफ सब्जेक्ट, ठीक है। ओके, नाउ व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इक्वेडोर फॉर इंडिया? इक्वेडोर का बताओ, सिर्फ बताइए इक्वेडोर का क्या लेना देना है? इक्वेडोर से क्या मिलता है हमें? गोल्ड, मिनरल्स, ठीक है, और व्हाट एल्स? मिनरल के अलावा बताइए, ये भी आपको शायद ना पता हो। डू यू नो इक्वेडोर वाज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड, द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू परचेज ध्रुव हेलीकॉप्टर्स फ्रॉम इंडिया। आप सोच ही नहीं सकते, पूरे वर्ल्ड की इकलौती पहली कंट्री थी, पहली कंट्री जिसने इंडिया से ध्रुव हेलीकॉप्टर्स खरीदे थे, जो इंडिया के इंडिजिनस मेड हेलीकॉप्टर्स हैं, अगेन नॉट इन नोट्स। सो दिस इज वेयर द रोल ऑफ टीचर इज इंपॉर्टेंट। टीचर जो आएगा उसके माइंड में जो चीजें स्टोर्ड है ना, वो चीज एड ऑन रहेगी।
तो इक्वाडोर इज द कंट्री जिसने पूरे वर्ल्ड की पहली कंट्री है जिसने इंडिया से ध्रुव हेलीकॉप्टर्स खरीदे थे। पहले जो था अराउंड 2 हेलीकॉप्टर थे, बाद में वेंट ऑन टू 7 हेलीकॉप्टर्स। सो वी हैव अ वेरी गुड रिलेशन, डिफेंस रिलेशन। बाकी ट्रेड वेड का तो देखो रहता ही है, बट समथिंग व्हिच स्टैंड्स आउट इज ध्रुव हेलीकॉप्टर। सो डिफेंस रिलेशंस हमारे बड़े अच्छे हैं। सो डिफेंस मेक इन इंडिया एंड मेड इन इंडिया का जो डिफेंस एक्सपोर्ट है, सो फर्स्ट कंट्री टू बाई ध्रुव हेलीज फ्रॉम इंडिया। 7 खरीदे थे इसने इनसे हमसे, ठीक है। नाउ कोलंबिया इज नोन फॉर इट्स कॉफी, मेजर कॉफी एक्सपोर्ट्स टू इंडिया आल्सो, ठीक है। वर्ल्ड की फाइनेस्ट कॉफी है। और क्यों जाना जाता है? ड्रग्स, वेरी बिग प्रॉब्लम ऑफ ड्रग स्मगलिंग। अभी भी नार्कोस यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, भले ही पाब्लो एस्कोबार ना हो, कली कार्टेल, मेडलिन कार्टेल अभी भी एग्जिस्ट करते हैं, बस उनके सक्सेसर बदल गए, ठीक है। बस सक्सेसर बदल गए अभी भी, क्योंकि ये ट्रॉपिकल इक्वेटोरियल कंट्री है, जंगलों में ये लोग प्रोड्यूस करते हैं। जंगलों में अभी भी आप देखोगे मिलिट्री के जॉइंट ऑपरेशंस होते हैं, लेकिन फिर भी वर्ल्ड का लार्जेस्ट ड्रग जो है यहीं से, केमिकल ड्रग्स जो है यहीं से मैन्युफैक्चर होकर जाता है। सो ड्रग मेनेस इज अ प्रॉब्लम। सो इंडिया और सीबीआई और इंटरपोल काफी सारे आप देखोगे कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स में कोशिश करते हैं कि इसको ट्रेस कर सके। तो ये जाता कहां? यहां से जाता है नाइजीरिया, नाइजीरिया से इंडिया आता है। सो दैट इज व्हाई यू सी अ लॉट ऑफ अफ्रीकन ड्रग पेडलर्स। अभी ग्रेटर नोएडा में अरेस्ट हुए थे बहुत सारे। सो एक यहाँ पे अभी कमेंट आया किसी का, नाम नहीं लूंगा, वो बोल रहे आई वांट टू बी अ ड्रग डीलर। भाई साहब ऐसी बातें ना पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं बोलनी चाहिए। अगर ये जैसे क्लास रिकॉर्ड हो रही है, कहीं पे गलती चली गई बाहर, तो भाई साहब सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन आपके खिलाफ होगी, जिंदगी बेकार हो जाएगी। यूपीएससी यूपीएससी की क्या तैयारी कर रहे हो? मतलब ऐसी चीजें नहीं लिखनी चाहिए। नाम पता है आपको अपना? समझ गए भैया? ड्रग डीलर, ड्रग डीलर भैया, ऐसे ना करो यार, मजाक में सही बट ठीक है। और बताओ, अच्छा इक्वेडोर के साथ हमारे जो है वी हैव ओएनजीसी का भी एग्रीमेंट है। अगेन कोलंबिया के साथ भी है। आई नो मजाक था। और बताओ कोलंबिया के साथ क्या है? और बताइए कोलंबिया के साथ और रिलेशन कैसे अच्छे हैं या अच्छे नहीं है? तो क्या इश्यूज है? देखो अब ये कंट्रीज ऐसे भी हैं जो सोलर एनर्जी में इनका बहुत सरप्लस रहता है। तो सोलर जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है उनके साथ हमारे एग्रीमेंट, अभी आपने देखा ब्राजील का भी हुआ है रिसेंट एग्रीमेमेंट, मतलब पहले साइन कर लिया था, लेकिन लॉट ऑफ कंट्रीज आर नॉट टाइंग अप, ठीक है। सो दैट इज व्हाई कोलंबिया इज इंपॉर्टेंट। सो बिकॉज ऑफ कॉफी, बिकॉज ऑफ ऑयल एंड गैस, ठीक है। तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट कंट्री, वेनेजुएला। वेनेजुएला एक क्लासिक केस है एक ऐसी कंट्री का जिसके पास सब कुछ था लेकिन सब कुछ होके भी कुछ नहीं है। बताओ कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो उसको? ये एक ऐसी कंट्री जिसके पास सब कुछ है लेकिन सब कुछ होके भी कुछ नहीं है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व है इनके पास, मतलब अगर ये आज एक्सट्रैक्ट करना चालू करें, मिडिल ईस्ट इनके सामने घुटने टेक दे, इतना तेल है इनके पास, ठीक है। मतलब इनके पास इतना ज्यादा तेल है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट पेट्रोलियम रिजर्व इज विद वेनेजुएला, देन सऊदी अरेबिया और बाकी कंट्रीज है। लेकिन इनके इतना करप्शन था, है अभी भी, क्योंकि यहाँ सारे तो डिक्टेटर्स थे, कम्युनिस्ट कंट्रीज थे, दे वर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सोवियत, पता ही आपको। तो ये सब क्या कि डिक्टेटर बन गए, मिलिट्री डिक्टेटर यहाँ पे। तो इसलिए सोवियत मॉडल ना कोई अच्छा मॉडल नहीं था डेवलपमेंट का। जहां पे भी आज देखोगे आज के टाइम पे जो कम्युनिस्ट मॉडल ऑफ डेवलपमेंट है वो कहीं पे काम नहीं कर रहा है। कम्युनिस्ट कंट्रीज जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे आज के टाइम पे। और यूएस के रिपीटेड सैंक्शंस की वजह से इकोनॉमी बिल्कुल खत्म हो गई। निकोलस मदुरो का नाम सुना होगा आपने, ठीक है। निकोलस मदुरो और उनके पहले भी थे। तो ये कंट्री एक ऐसी है जो बहुत ही ज्यादा सब कुछ होने के बावजूद भी बर्बाद है। आपको पता है व्हाट इज द इन्फ्लेशन परसेंटेज इन वेनेजुएला? गेस करो कितना होगा इन्फ्लेशन परसेंटेज ऑफ वेनेजुएला, कितना होगा लगभग? गेस करिए। राइट नाउ इट इज अराउंड 10,000%, 10,000% परसेंटेज। हमारे यहाँ 6% में हालत खराब हो जाती है। 10,000% राइट नाउ। और एक समय पे 1,00,000% था। बेचारे लोग यहाँ के कूड़ेदान में से निकाल के खाना खाते हैं, ऐसी भी सिचुएशन कुछ लोगों के लिए। यहाँ पे एक बर्गर की कॉस्ट इनकी करेंसी के हिसाब से 50,000 से 1,00,000 रुपए, इतनी ज्यादा इनकी करेंसी खत्म हो चुकी है। इसी वजह से देखा होगा आपने, इन्होंने बोला था कि हम एक वर्चुअल करेंसी लॉन्च करेंगे, पेट्रो, जो करी इन्होंने। पेट्रो का नाम सुना है? दे वर प्लानिंग टू लॉन्च अ पेट्रो करके करेंसी, कि हम पेट्रो लॉन्च करेंगे, वर्चुअल करेंसी, डिजिटल करेंसी बेसिकली। अनदर प्रॉब्लम इज दैट इन स्पाइट ऑफ हैविंग ऑल द रिसोर्सेज, इनके यहाँ ऑयल क्यों नहीं निकल पाता? क्योंकि मेजरली जो इनका ऑयल है इट इज इन अ वेरी इको सेंसिटिव जोन, ठीक है। इनका जो ऑयल है आप देखोगे अमेजॉन रेन फॉरेस्ट के ऊपर वाले हिस्से में लेक मार्सीबाओ करके एक जगह है, फॉरेस्ट एरिया है वहां पे। तो एनवायरमेंटल कंसर्न की वजह से ये नहीं कर सकते, प्लस इनके पास रिसोर्सेज की भी कमी है, और डिक्टेटर्स ने सारा पैसा करप्शन में तो खा ही लिया है। तो बेचारा ऐसा देश है जिसके पास, देखो ये एग्जांपल बताता है कि टैलेंट होने से कुछ नहीं होना चाहिए, टैलेंट के साथ मेहनत करना और स्किल डेवलप करना बहुत जरूरी है। ये बेस्ट एग्जांपल है कि इसके पास कूट कूट के टैलेंट दिया भगवान ने, ठीक है, कि तुम्हारे पास वर्ल्ड का लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व रहेगा, लेकिन फिर भी कुछ नहीं कर पाया क्योंकि सब बर्बाद हो गया। बट एक टाइम पे वेनेजुएला से हम लोग बहुत ज्यादा ऑयल खरीदते थे, बट जब से इनके ऊपर सैंक्शन लग गया तो हमारे, और इनका वैसे प्रोडक्शन भी कम हो गया है, तो अब हमारा ऑयल जो है अभी भी आता है, अभी भी वेनेजुएला इज अ मेजर एक्सपोर्टर टू इंडिया, बट इतना ज्यादा नहीं है, ठीक है। देन कमिंग गयाना, सूरीनाम, फ्रेंच गिनी। गयाना सूरीनाम के साथ हमारे, अभी मैंने आपको बताया प्रवासी भारतीय दिवस में इंडियन टाइज लिंक्ड है, ठीक है। उसके अलावा देयर मेजर रिसोर्स जो आता है वो फिशिंग है। फिशिंग एग्रीकल्चर इज द मेन रिसोर्स। अगेन ड्रग स्मगलिंग इज अ बिग प्रॉब्लम, बट डायस्पोरा बहुत बड़ा है, बिकॉज इसके जस्ट ऊपर आपके कैरिबियन आइलैंड्स है, ठीक है। जस्ट ऊपर आप जाओगे फ्रेंच, ये जो आपका गयाना सूरीनाम है, ऊपर ही कैरिबियन है। तो कैरिबियन नेशंस भी देखो आपका इंडेंचर्ड लेबर द्वारा सारे इंडियंस मिलेंगे आपको, वेस्ट इंडीज जिसको हम लोग बोलते हैं, बहामास एंड सारे टैक्स हेवंस हैं। तो सूरीनाम एंड फ्रेंच गिनी, सूरीनाम एंड गयाना, ठीक है। तो अभी आपने देखा होगा कि जो गयाना और सूरीनाम के प्रेसिडेंट्स आए हुए थे, तो उन्होंने मेंशन किया कि प्रधानमंत्री मोदी जब सीएम हुआ करते थे उस टाइम, उसके पहले ही हैड विजिटेड दिस कंट्री एंड पीपल लव हिम देयर। आपने देखा स्पीच में उन्होंने मेंशन किया था दैट आई रिमेंबर दैट यू हैड कम टू आवर कंट्री एंड आई एम होपिंग दैट यू विल अगेन ब्लेस अस एंड ट्रैवल टू गयाना एंड सूरीनाम।
इंदौर में भी हुआ था ना प्रवासी भारतीय दिवस, तो उन्होंने बताया कि मोदी जी पहले ही जा चुके हैं, सोचो। और फ्रेंच गिनी जो है ये फ्रेंच टेरिटरी है, ये वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट स्पेस सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन है जिसका नाम है कोरू स्पेस सेंटर। ठीक है, ये जो है KAROU कोरू, ठीक है, फ्रेंच गिनी। डू यू नो व्हाई कोरू इज इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया? आपको पता है कोरू स्पेस सेंटर इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट? मैं देखता हूं कितना पता है आपको। कोरू स्पेस जो सेंटर है, यहां पे यूरोपियन एजेंसी का, यूरोपियन यूनियन का कंबाइंड लॉन्च सेंटर है, ठीक है, वो क्यों इंपॉर्टेंट है? एब्सोल्युटली करेक्ट। इंडिया के पास हेवी सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए कौन सा व्हीकल है? GSLV Mark 3, दैट इज द लेटेस्ट वन। हमारे पास GSLV Mark 3 है ना, जो सबसे हाईएस्ट है, लेकिन उससे भी भारी सैटेलाइट, मतलब अगर ज्यादा भारी सैटेलाइट हो और उसको जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में भेजना हो तो GSLV Mark 3 नहीं यूज कर सकते। तो इसीलिए सबसे हेवी रॉकेट जो इनके पास है, यूरोपियन कंट्रीज के पास है, जो इंडिया भी डेवलप कर रहा है, उसका नाम है एरियन स्पेस। ठीक है, एरियन स्पेस रॉकेट जो जाता है इनका, वहां से हम लोग लॉन्च करते हैं कोरू स्पेस सेंटर से। तो हमारा इसरो का अग्रीमेंट उनके साथ कि जब भी हेवी कम्युनिकेशन सैटेलाइट जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में भेजनी पड़ेगी, ठीक है, सो वी विल लॉन्च इट फ्रॉम कोरू स्पेस सेंटर इन फ्रेंच गिनी। द रॉकेट इज एरियन स्पेस एजेंसी है, उनके साथ लॉन्च करते हैं। ठीक है, यूरोपियन यूनियन का है ये। तो हेवियर सैटेलाइट्स लॉन्च नहीं कर सकते जो 3,500-4,000 किलो की हो, मतलब 4-5 टन से ऊपर वाला GSLV Mark 3 उतने ऊपर नहीं ले जा सकता। तो अभी भी हम डिपेंडेंट हैं उन पे। इट इज ओन्ड बाय, सो द कंबाइंड लॉन्च सेंटर इज ऑफ यूरोपियन यूनियन, बट ये टेरिटरी किसकी है? फ्रेंच की है। तो फ्रांस तो इज अ पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन ना। तो यूरोपियन यूनियन की जो एरियन स्पेस एजेंसी, उनके एरियन रॉकेट्स हैं, तो एरियन स्पेस एजेंसी एंड दे हैव दिस हेवी रॉकेट्स जिस पे डिप्लॉय, अभी मैं दिखाऊंगा आपको, इमेजेस भी दिखाऊंगा। सो एरियन 5, एरियन 3, एरियन 4, ऐसे अलग अलग रॉकेट्स हैं इनके। भाई साहब पूरा लैटिन अमेरिका हो गया आपका, सोचो, पूरी क्रक्स बता दी आपको मैंने। और इनके बीच में एक अग्रीमेंट है, ट्रेड अग्रीमेंट, जिसको बोला जाता है मर्क्यूसोर, सुना होगा नाम। और इंडिया का उसके साथ भी एक प्रेफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट है। इन कंट्रीज के बीच में ट्रेड करने के लिए आपस में एक पीटी है, और इंडिया का इसके साथ भी अग्रीमेंट है, ताकि हमें, क्योंकि हमारा ना बहुत ज्यादा फोकस रहता है एक्सपोर्ट इनके लिए। आपको पता है अगर आप इन कंट्रीज में, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में एक्सपोर्ट करते हो तो एक्जिम जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक है इंडिया का, और भारत सरकार आपको ना सब्सिडी देती है, पता है। ये फोकस एरियाज है इंडिया के लिए, ताकि इन एरिया के साथ, इन कंट्री के साथ रिलेशन हमारे अच्छे रहे। हम लोग इनको प्रेफरेंशियल रेट देते हैं। ठीक है, हो गया पूरा डन। बाकी स्लाइड देख लेंगे। अब इसमें बताइए कोई डाउट है तो। अब बताओ ये तरीका बेहतर है कि नहीं है पूरा रिलेशनशिप पढ़ने का? मैप भी हो गया, आपने एक ही स्लाइड में सब बना लिया, इंस्टेड ऑफ गोइंग इनटू सेपरेट स्लाइड्स, एक ही स्लाइड में सब हो गया। मर्क्यूसोर नाम है, इट्स बेसिकली, अभी आप दिखाऊंगा स्लाइड में, ये एक तरीके का इनके बीच में ट्रेड एग्रीमेंट है। चिली का कॉपर का नाम है चिक्विकामाता, CHIQIACAMATA, चिक्विकामाता। अभी गूगल करोगे मिल जाएगा आपको। वर्ल्ड का हाईएस्ट कैपिटल कौन सा है? बोलिविया में ला पाज, सबसे ज्यादा ऊंचाई पे सिचुएटेड है। ठीक है, धर्मेंद्र कुमार गोंड, ये आपकी पहली क्लास लग रही, क्योंकि नाम तो मैंने आपका पहली बार देखा है। धर्मेंद्र कुमार गोंड जी पहली बार आया ना क्लास में लाइव। ध्रुव खरीदा है इक्वेडोर कंट्री ने। क्यों धर्मेंद्र कुमार गोंड? पहली बार कमेंट किया है, चलो अच्छी बात है। धर्मेंद्र कुमार जी बोल रहे हैं सर हमको नहीं समझ में आया। आप में से कितने लोग हैं जिनको नहीं समझ में आया? द नेम इज ला पाज, PAZ। बोलिविया का कैपिटल है, वर्ल्ड का हाईएस्ट कैपिटल बोला जाता है, सबसे ज्यादा ऊंचाई पे सिचुएटेड है। कोई बात नहीं धर्मेंद्र जी, दोबारा रिवाइज कर लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। अभी वैसे खत्म नहीं हुआ है, अभी मैंने सिर्फ एक मैप में आपको दिखा दिया, अभी हम PPT भी करेंगे, डोंट वरी। नहीं मैं अभी PPT में दिखा दूंगा, टेंशन मत लो आप लोग। फोटो लोगे ना, ले लो, फिर उसके बाद मैं आपको ना, फिर मैं थोड़ा लैटिन अमेरिका में और ब्रीफ करूंगा। अभी आपको पहले फोटो ले लो फिर बताता हूं। डन, ठीक है, तो इरेज कर रहा हूं। सो लैटिन अमेरिका क्विकली जो हमने डिस्कस किया है उसके बारे में बात कर लेते हैं। सो एंटायर साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, अभी मेक्सिको हमने नहीं किया, मेक्सिको अलग से करेंगे। मेक्सिको के ना थोड़े रिलेशंस हमारे अलग हैं। सो मेक्सिको और मेक्सिको, प्रोनाउंसिएशन ऑफ मेक्सिको इज मेक्सिको। ठीक है, सो मेक्सिको नहीं प्रोनाउंस करते, द करेंट प्रोनाउंसिएशन ऑफ मेक्सिको इज मेक्सिको, इट्स कॉल्ड मीक्सिको। ठीक है, खोखो की तरह। मेक्सिको इज द रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन बाय द वे, क्योंकि डिप्लोमेटिक लेवल पे जब आप जाते हो तो मेक्सिको बोलो तो ऑफेंड हो जाएंगे। सो यू से मेक्सिको। ठीक है, सो मेक्सिको। ठीक है, चलो, तो जब आप फॉरेन सर्विस में जाओगे तो आपको सिखाया जाएगा सब चीजें। सो एंटायर साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, मेक्सिको, सेंट्रल अमेरिकन, कैरिबियन आइलैंड्स, स्पेनिश, पोर्चुगीज, फ्रेंच। ठीक है, इसका नाम इबेरो अमेरिका भी बोलता है, बोला जाता है, व्हाई? बिकॉज ऑफ इबेरियन पेनिनसुला। सो लेसर एंटिलीज, ट्रिनिडाड टोबैगो, ग्रेटर एंटिलीज, ये ऊपर वेस्ट इंडीज वाले आइलैंड, जिसको भी हम आगे दिखाएंगे। सो एक्सेप्ट फॉर स्पेनिश कॉलोनीज ऑफ क्यूबा एंड पोर्टो रिको, ऑल ऑफ द लैटिन अमेरिकन एस्केप द कंट्रोल ऑफ इबेरियन पावर्स। इबेरियन पावर्स कौन है? बेसिकली ना यहाँ पे इबेरियन पेनिनसुला कहाँ है बताओ? वेयर इज इबेरियन पेनिनसुला? इबेरियन पेनिनसुला इज इन यूरोप। सो स्पेन, पोर्चुगल, ये सारा एरिया इबेरियन पेनिनसुला के अंडर है। तो ये स्पेन, पोर्चुगल, ये जो एरिया थे, ये सारे नेवल पावर्स थे, यूरोपियन कॉलोनाइजर्स थे। तो इन्होंने, आप देखो उधर की तरफ, ठीक है, सो वेस्टर्न यूरोप, तो उनसे बच गए। लेकिन देखोगे आप लैटिन, इसीलिए लोग बोलते हैं यहाँ पे स्पेनिश और लैटिन स्पीकर क्यों है? क्योंकि इन्होंने कॉलोनाइज कर रखा था इसको। ठीक है, तो मॉनरो डॉक्ट्रिन वाज रिलीज्ड बाय यूएसए ऑन December 2, 1823। डज एनीबॉडी नो व्हाट इज दिस मॉनरो डॉक्ट्रिन? किसी को पता है मॉनरो डॉक्ट्रिन? PSIR वालों को पता होगा। पता है मॉनरो डॉक्ट्रिन क्या है? बेसिकली यूएस के इन्फ्लुएंस को लेके, नॉन इंटरफेरेंस। ठीक है, तो ये सिमिलर मॉनरो डॉक्ट्रिन का सिमिलर वर्जन नाम था जो जवाहरलाल नेहरू जी ने एशिया के लिए देखा था। तो दैट इज कॉल्ड एज द मॉनरो वर्जन ऑफ जवाहरलाल नेहरू, कि बाहर से यूएस का इंटरफेरेंस ना हो यहाँ पे। ठीक है, सो ऐसे पावर्स के बीच का इंटरफेरेंस ना हो। एनीवे, सो हमने लैटिन अमेरिका का मैप देख लिया। अब देखो कोलंबिया क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि कोलंबिया से आपने देखा है ये नॉर्थ अमेरिका कनेक्ट करता है थ्रू दिस इस्थमस ऑफ पैनामा। इसका नाम क्या है? इट इज कॉल्ड एज इस्थमस ऑफ
पैनामा कनेक्ट करता है ना, इस्थमस दो बड़े लार्ज पीस ऑफ लैंड को कनेक्ट करता है, तो इसको इस्थमस बोलते हैं। पैनामा, फिर यह सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज लाइक बेलीज, ग्वाटेमाला, एल साल्वाडोर, निकारागुआ, कोस्टा रिका, ठीक है, ये सारी कंट्रीज है, बीच में पैनामा कैनाल जा रहा है और मेक्सिको को कनेक्ट करता है, और यहीं से ड्रग स्मगल होता है आपका, ठीक है। बाकी कंट्रीज हमने देखी है। और इसके ऊपर यहां पे आप देखोगे ये है आपका कैरिबियन, सो यू कैन सी कोलंबिया, ये आपको दिख रहा है यहां पे, मैंने जूम किया, ये दिख रहा है लेक मार्सिबाओ लिखा हुआ है यहां पे, यानी सी लेक मार्सिबाओ नाम दिख रहा है, मार्सिबाओ या मार्काइबो भी बोल सकते हो आप इसको। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मार्काइबो? सबसे ज्यादा वर्ल्ड का पेट्रोलियम रिजर्व यहीं पे है, जो वेनेजुएला का दिख रहा है ना आपको, ये माराकाइबो और मार्सिबाओ, ये जो लेक है वर्ल्ड का लार्जेस्ट पेट्रोलियम रिजर्व इसी के अगल बगल है। आपने प्रोटोकॉल पढ़ा होगा, एनवायरमेंट में पढ़ोगे, काटा हैना, कोलंबिया की सिटी है, दिख रहा है काटा हैना प्रोटोकॉल पढ़ा है? इट्स नॉट काटा जीना, इट इज कॉल्ड एज काटा हैना, दिख रहा है ये काटा हैना प्रोटोकॉल पढ़ा है? दिस इज दैट काटा हैना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी या जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स को लेके है। तो ये ऐसे काटा हैना प्रोटोकॉल भी है, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, बढ़ाऊंगा आप लोगों को एनवायरमेंट, ठीक है। अच्छा, लेक मार्सिबाओ में आपको क्यों बता रहा था इंपॉर्टेंट है, लेक मार्सिबाओ में वर्ल्ड में लार्जेस्ट लाइटनिंग होती है यहां पे, 1 मिनट के अंदर 100 से ज्यादा बिजली गिरते हैं यहां पे, उसको बोलते हैं कैटाटुम्बो लाइटनिंग। नोट कर लेना, ये ज्योग्राफी का लिंक है आईआर से। जो लेक मार्सिबाओ है ना या माराकाइबो जो है, उसको कैटाटुम्बो लाइटनिंग बोलते हैं, क्योंकि पहाड़ के बीचों बीच आके ना बादल फंस जाते हैं, इक्वेटोरियल रीजन है, तो वो पहाड़ के बीचों बीच इतने सारे बादल आ जाते हैं कि 1 मिनट के अंदर 100 से ज्यादा लाइटनिंग स्ट्राइक्स करती है, उसको बोला जाता है कैटाटुम्बो लाइटनिंग। दिखाता हूं आपको, दिखाऊं आपको, चलो 2-3 चीजें दिखाता हूं आपको। एक ही समय पे इतनी सारी बिजली गिरती है, इट इज इन लेक मार्काइबो, लेक मार्काइबो में होता है, लेक के अगल बगल यहां पे ना बादल आके फंस जाते हैं, बिकॉज थोड़ा फनल शेप से है ये, इसका नाम है कैटाटुम्बो लाइटनिंग, CATATUMBO। ओरिजिनल फोटो है भाई, ओरिजिनल है, इसका नाम ही कैटाटुम्बो लाइटनिंग है। वो कलर तो दिख रहा है हीट की वजह से, ये देखो एक और है ये नजर, व्हाट इज कैटाटुम्बो लाइटनिंग, सी दिस, द रीजन इज दिस, अनदर फोटो, यू कैन सी द सिटीज साइड में, दिख रहा है? कैटाटुम्बो नदी है, वो जाके लेक मार्काइबो वहां पे है ना, तो वहां मिलती है, तो उसी वजह से नाम पड़ा हुआ इसका। मैप देख लो, गल्फ ऑफ वेनेजुएला, मार्काइबो शहर, लेक मार्काइबो, कैटाटुम्बो रिवर, यहां पे लाइटनिंग होती है, बिकॉज आप देख रहे हो सारा बादल आके यहां पे फंस जाता है, तो अगल बगल माउंटेन है, ओरोग्राफिक अपराइज लाइटनिंग। और लाइटनिंग क्यों होती है? बिकॉज ऑफ क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स, सारा ज्योग्राफी आईआर लिंक्ड है पूरा। क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड में थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग होती है। क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड क्यों बनते हैं? बिकॉज ये इक्वेटोरियल रीजन है, ज्यादा कन्वेक्शन होता है, डेली आप देखोगे यहाँ पे आसपास, आप देखो इक्वेटर के थोड़ा पास है, तो यहाँ रोज हीटिंग होती है, ठीक है, क्लियर? तो ये हो गया आपका दिस एरिया। सो कैटाटुम्बो बता दिया। अच्छा हाँ, फ्रेंच गिनी कोरू स्पेस सेंटर, इंडिया का फ्लैग दिख रहा है साइड में थोड़ा, ठीक है, वहां से लॉन्च किया जाता है, ये पूरा एरिया है, दिख रहा है, ESA लिखा हुआ है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। तो यहाँ पे हैवी जो लॉन्चर्स हैं वो यूज किए जाते हैं हमारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट को यूज करने के लिए, इसको हम लोग बोलते हैं जीसैट, ठीक है, उसको जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में डालना पड़ता है। तो जीसैट सैटेलाइट जो होती है वो जनरली यहां से लॉन्च की जाती है। देखो, इंडिया कम्युनिकेशन सैटेलाइट जीसैट 24 लॉन्च फ्रॉम फ्रेंच गायाना, दिख रहा है, कैन यू सी दिस, जीसैट 24, सो लॉन्च्ड फ्रॉम एरियन रॉकेट, ठीक, जियो स्टेशनरी टेलीकम्युनिकेशन ऑर्बिट, फ्रेंच गायाना, गायाना बोलो, गिनी बोलो, वैसे तो साउथ अमेरिका से लॉन्च किया है एरियन 5 मिशन के थ्रू। माय ऑप्शनल इज वाज सोशियोलॉजी, बट आई हैड 2 ऑप्शनल, जब मैं प्रिपेयर कर रहा था तब 2 ऑप्शनल हुआ करते थे, तो मेरा ऑप्शनल था साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी, बाद में मैंने सोशियोलॉजी ऑप्ट कर लिया। सो अभी मैं सोशियोलॉजी पढ़ाऊंगा स्टडी IQ पे, अभी मैंने लॉन्च नहीं किया है, मार्च के बाद लॉन्च करूंगा सोशियोलॉजी ऑप्शनल। पहले मैं लॉन्च करने वाला था, बट आई हैव वेरी हेक्टिक थोड़ा टाइम चल रहा है, इसलिए मैं नहीं ले सकता था, ठीक है, चलिए। सो दिस इज व्हाट इट इज, ओके, बाकी जब बहामास करेंगे तब हम लोग देखेंगे। सो ऊपर आप देखोगे ये पूरा आपका ग्रेटर एंटिलीज, ये सारे क्यूबा, जमैका, ये सारी कंट्रीज हैं, इनको हम बाद में देखेंगे। आगे बढ़े, आगे बढ़े, एनी डाउट्स यहां तक? गोंड भैया समझ में आया आपको? कहां गए जो मैसेज कर रहे थे? गोंड भैया थोड़ा बहुत समझ में आया? किधर गए? धर्मेंद्र कुमार जी, है ना, अभी और क्लियर हो जाएगा, टेंशन मत लो। तो कंबाइंड जीडीपी है लगभग 4.9 ट्रिलियन की, लैंडमास 5 टाइम्स आउट ऑफ इंडिया, ठीक है, डाइवर्सिटी, एनर्जी रिसोर्सेज के इंपॉर्टेंट है, बट वी आल्सो वांट टू कीप, देखो हर जगह ना किसी भी अगर टॉपिक में अगर आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है तो वहां पे एक बढ़ा देना पॉइंट कि इंडिया वांट्स टू कीप चाइना आउट, क्योंकि चाइना हर जगह जा रहा है। जहां आपको लगे भाई साहब एक पॉइंट मिस हो रहा है, मैं ट्रिक बता रहा हूं आंसर राइटिंग की, लिख देना कि बस चाइना को बाहर रखना है, जैसे समझ में आए कि क्या करना है, और हमेशा सही होगा वो, चाइना को बाहर रखना है। और दूसरा बता देता हूं ट्रिक, यूएस और रशिया के इंटरेस्ट को बैलेंस करना है, वैसे हर बार नंबर मिलेंगे, ऐसे ही मिलता है भाई, कोई वर्ल्ड की कोई पीएचडी थोड़ी करनी है यूपीएससी के लिए, ऐसे ही होता है, बैलेंस द इंटरेस्ट ऑफ अमेरिका एंड रशिया at the same time balancing the interest of India and also to secure strategic part keeping China out। भाई साहब एग्जामिनर लोग एटलीस्ट 1.5 नंबर तो दे देगा, जब ना समझ में आए क्या लिखना है। सही यही है, और क्या ट्रिक, निंजा टेक्निक है,
दिस इज कॉल्ड एज मेंटोस जिंदगी। एक है आम जिंदगी, सोच रहे हो क्या लिखे, मेंटोस जिंदगी, बत्ती जल गई दिमाग की, कुछ भी भिड़ा दिया जो सही है, गलत थोड़ी है। एग्जामिनर बोल सकता है गलत है। अगर मान लो चाइना का अभी, अच्छा आपने को बताओ, हाउ विल द एग्जामिनर काउंटर योर पॉइंट इन व्हाइल चेकिंग कॉपी व्हेन यू से दैट वी वांट टू कीप चाइना आउट फ्रॉम लैटिन अमेरिका? अभी नहीं है, फ्यूचर में तो चाइना जा सकता है, उसके पास प्रूफ क्या है कि ऐसा नहीं हो सकता आगे? आप बताओ, प्रूफ नहीं है, उसके पास कोई प्रूफ नहीं है, अभी नहीं भी है चाइना, तो चाइना जाएगा। आप चैलेंज कर सकते हो भाई साहब, वो अलग बात है कि आपकी कॉपी में ये नहीं बताया जाएगा कि आपको किस पॉइंट पे नंबर निकालना, टोटलिंग दोबारा हो सकती है, बट ही हैज नो वे। आई एम टेलिंग यू बिकॉज़ आई मीट यूपीएससी एग्जामिनर्स। ऑब्वियसली नाम नहीं बता सकता आपको मैं, बट मैं 2-3 यूपीएससी एग्जामिनर्स को जानता हूं जो कॉपी चेक करते हैं, उनसे मिला हुआ हूं। यूपीएससी के फॉर्मर सेक्रेटरी मेरे गुरु जैसे हैं, ठीक है, तो मैं मेरे को पता है थोड़ा थोड़ा क्या होता है। कोई बात ही नहीं है कि वो नंबर काट दे, आपका पॉसिबिलिटी नहीं है काटने की। बाकी देखो, हर जगह रॉ मटेरियल चाहिए आपको, मिनरल रिसोर्सेज चाहिए, इसलिए डिपेंडेंसी है। आपको पता है नंबर सबसे ज्यादा, अच्छा मैंने ना एक बार उनका इंटरव्यू लिया था, मेरा एक यूट्यूब चैनल था, अभी तो मैं उतना ज्यादा एक्टिव नहीं हूं। मैंने उनसे पूछा कि सर यूपीएससी नंबर क्यों नहीं देता? आपको पता है उनका क्या आंसर था कि मेंस में नंबर कम क्यों मिलते हैं? उन्होंने बोला सबसे बड़ा रीजन होता है लोग जबरदस्ती की बात लिखते हैं, और उससे भी बड़ा ग्रेव डेंजर होता है व्हेन यू क्रॉस द वर्ड लिमिट। उन्होंने बोला चाहे कुछ भी हो जाए, कम लिखो लेकिन वर्ड लिमिट से ज्यादा मत लिखो। मतलब अगर 250 वर्ड है तो 260 हो सकता है, लेकिन वो 280 और 300 नहीं हो सकता, क्योंकि उसके बाद फिर एग्जाम में चिढ़ जाता है। ना मार्जिन में लिखना है और ना वर्ड लिमिट को क्रॉस करना है। उन्होंने बोला, खुद ही बोला ये चीज कि एब्सोल्यूट ब्लंडर है ये, कम लिख दोगे उसमें नंबर शायद ज्यादा भी दे दे, डायग्राम बना दिया आपने, राइट। तो हिस्ट्री अगर हम देखें रिलेशंस की, तो इंदिरा गांधी जी गई थी 1968 में, शी विजिटेड दीस 8 लैटिन अमेरिकन कंट्रीज विद हाई पॉइंट जो था हमारे रिलेशंस के बीच में। और कॉलोनियल पास्ट है, इंडिया सपोर्टेड दीस कंट्रीज अगेंस्ट यूएस इंटरवेंशंस बिकॉज ऑफ नैम। और प्रधानमंत्री मोदी भी जो आप देखेंगे 2014 के ब्रिक्स समिट में इस चीज को हाईलाइट करी थी। अभी तक इन्होंने किसी लैटिन अमेरिकन कंट्री को विजिट नहीं किया है सच, और नैम समिट मैंने आपको बताया था कि इन्होंने मिस कर दिया, बट ऐसा नहीं है कि मोदी जी का फोकस नहीं है, मोदी जी का बहुत ज्यादा फोकस है लैटिन अमेरिकन कंट्रीज पे। उसके अलावा इकोनॉमिक सोशल तो यार देख लो, आपको बताइए कि हमारे कमोडिटी बेस्ड ट्रेड होता है, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। क्रूड ऑयल आपको बता दिया, देन देयर आर मिनरल रिसोर्सेज आल्सो। सो इंडिया एंजॉयज अ प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट विद चिली एंड मर्क्यूसोर। आ गया, इट इज बेसिकली अ साउथ अमेरिकन ग्रुपिंग ऑफ अर्जेंटीना, ब्राजील, पैराग्वे, यूरुग्वे। मैं दिखा देता हूं मर्क्यूसोर के बारे में आपको। सो ये मर्क्यूसोर है, ठीक है, ये कंट्रीज का एक एसोसिएशन है, साउथ अमेरिका की सारी कंट्रीज नहीं है, अर्जेंटीना, ब्राजील, पैराग्वे, यूरुग्वे और वेनेजुएला है, बाकी एसोसिएट कंट्रीज हैं। तो इंडिया से बेसिकली ब्राजील ने बोला है कि मर्क्यूसोर के साथ रिलेशन थोड़े और एक्सपैंड करने चाहिए। वेनेजुएला को सस्पेंड कर दिया बिकॉज आपको पता है वहां पे इश्यूज होते रहते हैं। तो इंपॉर्टेंट है, याद करने का तरीका है बापू वी, ठीक है, ब्राजील, अर्जेंटीना, पैराग्वे, यूरुग्वे एंड वेनेजुएला। बट वेनेजुएला को अभी हटा दिया गया है, तो अभी क्या है आपका निमोनिक बापू, वी अभी बाहर है, ब्राजील, अर्जेंटीना, पैराग्वे एंड यूरुग्वे। तो बेसिकली एक तरीके का ये एसोसिएशन है ट्रेड रिलेटेड फैसिलिटेशन के लिए। एंड प्रेफरेंशियल ट्रीट जो है ट्रेड एग्रीमेंट है मर्क्यूसोर के साथ इंडिया का, जो हमने साइन किया था 2004 में एक्सपैंड करने के लिए, ठीक है, जो करंट लिस्ट ऑफ 450 आइटम्स है। और लास्ट मीटिंग 2019 में हुई थी मर्क्यूसोर के साथ थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी धर्मेंद्र कुमार जी और बाकी लोगों को समझ में आ रहा है? थोड़ा थोड़ा तो आ रहा होगा, ठीक है। सो क्रूड मैंने बता दिया। उसके अलावा लैटिन अमेरिका लाइज इन द गोल्डीलॉक्स जोन फॉर इंटरनेशनल बिजनेस, ठीक है। व्हाट इज, अच्छा ये वर्ड का मतलब क्या होता है गोल्डीलॉक्स जोन? ये ज्योग्राफी से रिलेटेड है वैसे, ये प्रीलिम्स 2015 का सवाल है। गोल्डीलॉक्स जोन क्या मतलब होता है इसका? गोल्डीलॉक्स जोन का 2015 प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। गोल्डीलॉक्स जोन वो जोन होता है किसी स्टार के अगल बगल, हैबिटेबल जोन को बोलते हैं, जहां लाइफ एग्जिस्ट करने की सारी कंडीशन रहती है स्टार के अगल बगल। यहां पे क्या है, ट्रेड को फेवर करने के लिए, क्योंकि पैनामा कैनाल पास होता है, तो वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट कार्गो मूवमेंट, शिप मूवमेंट यहीं से जाता है। नॉट टू वार्म, नॉट टू कोल्ड, फॉर लाइफ टू एग्जिस्ट, ठीक है। अभी देखो G20 हमारा है, हमारे पास G20 की प्रेसिडेंसी किसके पास होगी? हमारे बहुत ही क्लोज कंट्री की। अभी इंडिया प्रेसिडेंट है, अगले साल कौन प्रेसिडेंट है G20 का? ब्राजील। और ब्रिक्स का भी समिट होगा वहां पे, तो इसलिए भी इंडिया की G20 समझ रहे हो, प्रेसिडेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। G20 में क्या होता है, हमेशा एक कॉन्सेप्ट होता है ट्रॉइका का। पता है ट्रॉइका क्या होता है? 3 कंट्रीज होती हैं, तो इंडोनेशिया, इंडिया और ब्राजील, ये तीनों काम करेंगे मिलकर। अभी अब इंडिया प्रेसिडेंट है, ब्राजील और उसके बाद अगला मेंबर, 3 कंट्रीज मिलकर काम करती हैं। सो देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रॉइका। आपको मैंने बोला था G20 वाला वीडियो देख लीजिएगा, आई थिंक ग्रुप में आप लोगों के किसी ने शेयर किया हुआ है, वो G20 का वीडियो देख लोगे, आपको समझ में आ जाएगा, मैंने बनाया हुआ है ऑन द यूट्यूब चैनल, ठीक है। फूड एनर्जी सिक्योरिटी, ठीक है, ब्राजील, अर्जेंटीना मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ग्लोबल लीडर है एग्रीकल्चर में, चाहे शुगर केन हो चाहे मीट इंडस्ट्री हो, दोनों के बारे में आपको बताया मैंने, ठीक है। ऑल्सो हाइड्रोकार्बन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब आपको पता है इंडिया में एथेनॉल ब्लेंडिंग जो है उसका क्रेज कहां से आया है? उसका क्रेज ब्राजील से आया है, ठीक है, ब्राजील से आया है। एथेनॉल ब्लेंडिंग ब्राजील 20% से ज्यादा यूज करता है अपनी गाड़ियों में, क्योंकि उनके इतना शुगर केन प्रोड्यूस होता है। इंडिया में भी अभी अच्छा इंडिया में हम लोग कितना एथेनॉल ब्लेंडिंग कर रहे हैं पेट्रोल में भी? हाउ मच वी आर डूइंग राइट नाउ? 10%। उसको फिर 15 लेके जाना है, फिर 20 और फिर आगे लेके जाएंगे। इवन इंडोनेशिया भी एथेनॉल ब्लेंडिंग बहुत ज्यादा यूज करता है। तो उस मामले में आप देखोगे हाइड्रोकार्बन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लैटिन अमेरिका, एंड इंडिया एंड कोलंबिया थर्ड लार्जेस्ट मार्केट फॉर ऑयल एंड ओएनजीसी विदेश लिमिटेड। सो कोलंबिया से भी काफी ज्यादा आता है। उसके अलावा हम लोग बात करें कि गयाना से अगर हमें कुछ फेवरेबल मिल जाएगा तो विल बाय क्रूड फ्रॉम हियर आल्सो। मेरा एक फ्रेंड है, वो टाटा मोटर्स में काम करता था, तो उसने बताया था कि जब एथेनॉल ब्लेंडिंग करते हैं हम लोग, कोई ऑटोमोबाइल इंजीनियर है आपकी क्लास में, तो उसने बताया था हमें इंजन कैसे मॉडिफाई करना होता है। तो मेरा मतलब एमबीए का ही बैचमेट है वो,
डिफेंस मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ड्रग ट्रैफिकिंग एक बहुत बड़ा कंसर्न है। ध्रुव हेलीकॉप्टर के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि आपका किसने, इक्वाडोर ने खरीदा है 7 हेलीकॉप्टर्स, फर्स्ट कंट्री। उसके अलावा कई सारे आप देखोगे कंट्रीज को हमने, गयाना, होंडुरास, इन सबको कंट्री ने नेवल पेट्रोल बोट वेसल्स भी हमने दिए हुए हैं। बाकी हम लोग ट्रेनिंग भी देते रहते हैं उनको। लैटिन अमेरिका एज अ होल देखना है, बस ब्राजील पे थोड़ा ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि इंडिया ब्राजील रिलेशंस के ऊपर डायरेक्टली भी सवाल आ सकता है, ठीक है। उसके अलावा कॉपर एंड प्रेशियस मेटल्स मैंने आपको बता ही दिया, वुड फ्रॉम इक्वाडोर, रॉक गोल्ड, अर्जेंटीना से लिथियम ट्रायंगल, ठीक है। सो इंक्रीज एनर्जी डिमांड, इंपॉर्टेंट मार्केट, चाइना को बाहर रखना है, ठीक है। ये सारे कॉन्सेप्ट है। ये है आपका लिथियम ट्रायंगल, पीछे आपको दिख रहा है। अच्छा, ये जो है ना उयूनी, आपको पता है क्या ये उयूनी जो है, ये एक सॉल्ट पैन है। ये रन ऑफ कच्छ की तरह दिखता है, वहां पे रन ऑफ कच्छ की तरह ना दिखता है, प्लेन व्हाइट एरिया। अब इसकी फोटो दिखाता हूं, मजा आ जाएगा आपको। आपने बहुत बार देखा होगा, लेकिन आपको पता नहीं होगा कि ये वही जगह है। देखो, इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट मिरर, उसको बोलते हैं वर्ल्ड का लार्जेस्ट मिरर है ये। मूवीज की शूटिंग बहुत होती है यहाँ पे। वर्ल्ड का लार्जेस्ट मिरर है ये। सूखा एरिया, ड्राई एरिया, यहाँ पहले लेक थी वो खत्म हो गई, अब उसका सिर्फ सॉल्ट रह गया, तो वो रिफ्लेक्ट होता है, ऐसा लगता है कि शीशा है। A lot of movies have been shot, Indian movies भी काफी शूटिंग हुई है यहाँ पे। No, I have not visited, I want to visit. साउथ अमेरिका में नहीं गया हूं, साउथ अमेरिका मेरे को जाना है। इसका नाम है सलार दी उयूनी, ठीक है। सॉल्ट की वजह से बोला जाता है, लोकल नेम है सलार दी उयूनी। ये देखो नमक, UYUNI, इसी के अगल बगल मिलता है लिथियम। लिखा तो है उयूनी, ये देखो ये OUYUNI, दिख रहा है। दिस इज द, ये सैटेलाइट से ली गई फोटो है। दिस इज दैट एरिया। ये पूरा एंडीज माउंटेन है, इधर वो है सलार दी। उसका नेम उयूनी ही है, यही है जो लेक जो सूखी है वो है उयूनी, सॉल्ट प्लान से सलार दी उयूनी, ठीक है। आगे बढ़े। सो दिस इज द लिथियम ट्रायंगल, वर्ल्ड का लार्जेस्ट लिथियम रिजर्व यहां मिलता है। चाइना इसीलिए चाहता है कि यहां पे कब्जा कर ले, इन कंट्रीज को खरीद ले अपनी चेकबुक डिप्लोमेसी के थ्रू। सो एटाकामा डेजर्ट, एटाकामा लेक इज देयर, देन देयर आर स्मॉल स्मॉल लेक्स यहां पे। सो दिस इज दैट, राइट। बाकी इंडो अमेरिकन लैटिन टाइज के बारे में बता दिया। इंडिया सरपास चाइना 2012 टू बिकम द रीजन्स बिगेस्ट कंज्यूमर ऑफ वेनेजुएलन ऑयल। अब नहीं है, अब तो कम हो गया। बट चाइना, मैंने बोला था ना, कुछ भी ना समझ में आए चाइना डाल दो बस। चाइना हैज लॉन्च लॉट ऑफ प्रोजेक्ट, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस, इनॉर्मस नीड्स फॉर रॉ मिनरल, ठीक है। इंपोर्ट करता है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट। सो जहां कुछ ना समझ में आए, इंक्लूड द एंगल ऑफ चाइना। बाकी इंडिया का जो एडवांटेज क्या है, वी हैव स्किल्ड वर्कफोर्स, आईटी सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, ये सारी चीजें आप डाल सकते हो, ऑटोमोबाइल सेक्टर। बट इंडिया का गुडविल ज्यादा है, क्योंकि उन्हें पता है इंडिया वाले अच्छे हैं। चाइना को क्या है, उसको पता है कि वो देश खरीद के लोन देके निकल जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये वही तो है, मंडल थ्योरी है, नेबरहुड, एक्सटेंडेड नेबरहुड एंड अदर पार्टनर्स। ड्यू टू क्लाइमेट चेंज लेक ड्राइड अप, नहीं हाँ, मतलब जब पहले ही चेंज हुआ था क्लाइमेट, तभी चेंज हो गया था जो है। अच्छा, मेरे को एक चीज दिखानी थी आपको, रुको इस जगह 30 मीटर, अरे अलग अलग जो है ना, मैंने बताया था ना आपको कि जो है यहाँ पे स्काई क्लियर रहती है, तो देयर आर लॉट ऑफ टेलीस्कोप, सो मैक्सिमम आर इन साउथ अमेरिका। या दिस इज द वन, ये मैंने मैप डाला हुआ है। आपने देखा होगा कि वर्ल्ड का पहला ब्लैक होल की इमेज देखी आपने, लास्ट टाइम ब्लैक होल की इमेज आई थी पहली बार, वो ऐसे सिंगुलैरिटी और वो सब बना था, ब्लैक और अगल बगल ऑरेंज कलर का रिंग था। वो पता है पीटा बाइट्स की इमेज थी, जो अलग अलग वर्ल्ड के टेलीस्कोप से ली गई थी, उसको कंबाइन किया गया था। उसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन था जो ये चिली, पेरू, अर्जेंटीना में सिचुएटेड है, जैसे अल्मा, एपेक्स, ये सारी ऑब्जर्वेटरीज है, बिकॉज यहाँ पे जो स्काई है वो क्लियर रहती है। सो इट इज वेरी गुड फॉर ऑब्जर्वेटरी। तो इंडिया ने बहुत सारे इन टेलीस्कोप्स में अपना कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है। सो यूरोप का, देन यू नो देयर आर लॉट ऑफ देम। ये देखो आप, सो देखो लार्ज टेलीस्कोप इन यूएस, देन इन हवाई, देन एटाकामा इन अल्मा जिसको बोलते हैं, देन साउथ पोल में, देन देयर इज वन इन स्पेन। तो जनरली यहाँ पे रखते हैं जहाँ पे विजिबिलिटी अच्छी है। तो ये भी एक साउथ अमेरिका का एडवांटेज है। तो ऐसे ना कई सारे सिंक करके रखते हैं लोग, तो एक साथ कंबाइंड भी इनको आप देख सकते हो। सो दे वर्क इन टैंडम। देखो कितना सही लग रहा है मिल्की वे। दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। अच्छा, आप पहाड़ों पे रहते होगे ना, आप पहाड़ों पे अगर रात को जाओगे और स्काई क्लियर है, यू कैन, आप अपनी नेकेड आई से देख सकते हो मिल्की वे। मैं तो बहुत बार देखा है, जब मैं ट्रैक करने जाता हूँ, समर्स में जाऊंगा और क्या कहते हैं, वेदर क्लियर रहता है, तो मोबाइल से भी फोटो ले सकते हो आप। ऐसा दिखता है। आप लद्दाख चले जाओ, आपको रात को ऐसा ही दिखेगा, आपको कोई हाईफाई टेलीस्कोप की जरूरत नहीं है। यू कैन एक्चुअली सी ऐसे व्हाइट कलर का ना कुछ ऐसा क्लाउड जैसा है बीच में, जिसको मिल्की वे बोलते हैं हम लोग। वो तो यहां आपको नहीं दिखता, बिकॉज लाइट बहुत ज्यादा है, लाइट पोल्यूशन है, करेक्ट, ठीक है। सो लैटिन अमेरिका इज ऑलमोस्ट डन नाउ, और कुछ है नहीं इसमें। इंडिया ब्राजील को एक बार जल्दी से देख लेते हैं। सो इंडिया ब्राजील 5 सेंचुरी ओल्ड है। हिस्ट्री डेट बैक टू टाइम व्हेन पोर्चुगल्स पेड्रो अल्वारेस वो इंडिया आ रहे थे एंड वाज ब्लोन ऑफ कोर्स ओनली टू डिस्कवर ब्राजील। ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। मैं अभी गया था रिसेंटली कोझिकोड, मेरा जो कॉलेज है, तो कोझिकोड के पास एक कापड़ बीच है। मैंने फोटो भी डाली थी इंस्टाग्राम पे, शायद आप लोगों को नहीं पता, बिकॉज आप लोगों का बैच उसके बाद चालू है। अगर आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाकर देखोगे तो वहां पे एक स्टोरी भी डाली थी, इमेज भी है, कापड़ करके एक बीच है। सो कापड़ इज एक्जैक्टली द प्लेस जहां पे वास्को डी गामा लैंडेड इन इंडिया। वहां पे ना एक प्लाक भी लगा हुआ है, मेमोरियल सिग्निफाई करने के लिए कि वास्को डी गामा लैंडेड इन इंडिया एट दिस प्लेस बाय एंड रिसीव्ड बाय जामोरिन ऑफ कैलिकट। ठीक है, जामोरिन ऑफ कैलिकट के ने रिसीव किया था, 170 आदमियों के साथ आए थे। तो वो जा रहे थे कुछ और डिस्कवर करने, ठीक है, वो निकले थे किसी और कंट्री को डिस्कवर करने, अमेरिका, वो पहुंच गए इंडिया, और इंडिया डिस्कवर करने पहुंचे थे पेड्रो अल्वारेस, और वो पहुंच गए ब्राजील। ठीक है, तो एक ये भी रिलेशन है। तो ब्राजील जो है वो फाइनली देन रीच, देन आफ्टर ब्राजील ही वेंट टू गोवा।
तो इस तरीके से आप देखोगे एसोसिएशन हो गया इंडिया और ब्राजील के बीच में, पोर्चुगीज कनेक्शन बन गया। दोनों के बीच में डिप्लोमेटिक टाइज 1948 में बने और हम लोग लॉन्ग समय टाइम से देख रहे हैं। अगर आप देखोगे वी हैड गुड एसोसिएशन। कोल्ड वॉर के टाइम पे दोनों इंडिया एंड ब्राजील कैलिब्रेटेड अगेंस्ट द वर्ल्ड ऑर्डर डिक्टेटेड बाय सुपर पावर्स ऑफ द यूएस एंड यूएसएसआर। तो आप देखोगे नाम में इसलिए हम लोग साथ में थे। जैसे 1967 में नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी आई तो दोनों ही कंट्रीज ने जॉइंटली अपोज किया था। और ब्राजीलियन प्रेसिडेंट थे जब जायर बोल्सोनारो, वो चीफ गेस्ट थे इंडिया में 2020 में हमारी रिपब्लिक डे परेड के लिए। और साथ साथ आप देखोगे चाहे इप्सा हो, ब्रिक्स हो, G20 हो, G4 हो, इन सारे अरीनाज में हम लोग मिलकर काम करते हैं, चाहे भले ही साथ में इश्यूज हो। ठीक है, इस स्लाइड में अगर किसी को कोई डाउट है तो बताइए। एनी क्वेश्चंस? इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका इज इप्सा। इप्सा वीपो इज वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, यूएन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। वीपो इज दैट वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इप्सा इज इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका। तो हमारा अगर आप देखोगे बायलैटरल ट्रेड जो है इट हैज इंक्रीज सिग्निफिकेंटली। सो जैसे अगर आप देखोगे इंडिया टू ब्राजील क्या जाता है, डीजल, ऑर्गेनिक, केमिकल, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, मैन मेड फिलामेंट्स, ये सब चीजें जाती हैं। देन न्यूक्लियर रिएक्टर्स, बॉयलर्स। ब्राजील हमें क्या एक्सपोर्ट करता है? ब्राजील एक्सपोर्ट करता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट, उसके अलावा क्रूड ऑयल, कॉफी, शुगर केन, कॉपर और सोया ऑयल एक्सेट्रा। एग्रीकल्चरल, फूड प्रोसेसिंग, एनिमल हस्बेंड्री जो है ये की फोकस एरियाज हैं। देन हमारे बीच में डिफेंस कोऑपरेशन एग्रीमेंट भी है जो 2003 में हुआ था। जॉइंट डिफेंस कमिटी भी हमारे बीच में सेटअप की गई है। एंड ब्राजीलियन फायर आर्म कंपनी है टॉरस, जिसने हमारे साथ जिंदल डिफेंस के साथ एक जॉइंट वेंचर बनाया है ताकि वो जो है स्मॉल आर्म्स बना के बेच सके। ठीक है, सो दिस इज इंपॉर्टेंट, शायद आपको बुक्स में नहीं मिलेगा। बुक्स मतलब कि पीपीटी में मैंने ऐड करवाया है अलग से। तो ये है, सो हमारा उनके बीच में जॉइंट वेंचर भी है फॉर प्रोडक्शन ऑफ आर्म्स, स्मॉल आर्म्स के लिए डिफेंस एग्रीमेंट के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक इज इंडिया रशिया। अब इसको खत्म करके फिर हम लोग इंडिया रशिया स्टार्ट करेंगे एंड देन इंडिया रशिया के बाद इंडिया यूरोप। दोनों ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है आज के। ठीक है, बट हमारे बीच में कंसर्न्स भी हैं। पहला क्या है? सब्सिडी रिलेटेड टू शुगर केन फार्मिंग। ब्राजील चाइना को भी अपना ट्रेड पार्टनर मानता है। ठीक है, चाइना लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है ब्राजील का, जैसे वो इंडिया का भी है। इंडिया एंड ब्राजील हैव डेवलप्ड डाइवर्जेंस ऑन क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज पे जैसा कि आप जानते हो ब्राजील में अमेज़न रेन फॉरेस्ट को काटा जा रहा है लेकिन वो कुछ नहीं कर रहा है। ठीक है, तो हमारा लेकिन कमिटमेंट है, तो हमारा डाइवर्जेंस है ऑन द इशू ऑफ क्लाइमेट चेंज। कनेक्टिविटी की बात करें, हमारे बीच में कोई डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं है। डायरेक्ट फ्लाइट्स अब बात चल रही है कि अब ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब बात कर रहे हैं कि इसको कनेक्ट करेंगे। सो देयर आर इश्यूज, ऐसा नहीं है कि वी आर विदाउट इश्यूज, देयर आर गोइंग टू बी इश्यूज, बट वी ऑलवेज नीड टू ट्राई एंड फाइंड सॉल्यूशंस बिटवीन द इश्यूज। राइट, एक बार देख लीजिए इसमें कोई डाउट है। सो हर जगह चाइना जरूर फिट हो जाएगा। चाइना को आप हर एंगल में फिट कर सकते हो। यहाँ पे मंडल थ्योरी यार मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया, मैं बीच में दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा बाद में। जिन लोगों को मंडल थ्योरी का डाउट है ना, एक बार लेक्चर देख लीजिएगा दोबारा से, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। डोंट वरी, मंडे को एक बार कर दूंगा एक्सप्लेन। डन। सो रीजनल इंस्टीट्यूशन वर्कर्स और आपको मैंने बता दिया। इप्सा जो है वो आपका ब्राजीलियन डिक्लेरेशन था, 6 जून को सेटअप किया गया था। ठीक है, तो तीनों कंट्रीज के थोड़े ऑब्जेक्टिव सिमिलर हैं। ब्रिक्स में भी आप देखोगे हम लोग साथ में ही हैं, तो ये एक अलग से ग्रुपिंग थी 3 कंट्री की। सो उसमें ब्रिक्स में क्या चाइना आ जाता है तो इसलिए थोड़ा इशू हो जाता है। बाकी ओपन फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है, डज नॉट हैव एन हेडक्वार्टर, डज नॉट हैव अ परमानेंट सेक्रेटेरिएट। तो बेसिकली कोऑपरेशन है, पॉलिटिकल फैसिलिटेटिंग फॉर पॉवर्टी एंड हंगर एलिवेशन एंड पीपल टू पीपल कांटेक्ट। इप्सा के ऊपर प्रीलिम्स में सवाल आया था एक बार, ठीक है, इस डायलॉग फोरम के ऊपर, तो इसको पढ़ लीजिएगा। इसमें और कुछ ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। सो दिस फिनिशेस योर लैटिन अमेरिका, फिनिशेस योर दिस टॉपिक। नाउ वी मूव ऑन टू इंडिया एंड रशिया। ठीक है, एनी डाउट्स इसके पहले तो बता दो, बताइए कोई सवाल, कोई दिक्कत परेशानी? 2 मिनट का ब्रेक चाहिए आपको? 2 मिनट का ब्रेक, पानी लेके आता हूं मैं। 7:28 हो रहे हैं, 7:30 पे चालू करेंगे। ठीक है, जस्ट 2 मिनट्स। यार 8:40 तक क्लास खत्म कर दूंगा मैं। रशिया खत्म कर लेंगे, यूरोप को थोड़ा, यूरोप का एक्चुअली यूरोपियन यूनियन, यूके और जर्मनी तो हो जाएगा। ठीक है, 5 मिनट नहीं यार, 2 मिनट कर लो। चलो ठीक है, 2 मिनट करो। ठीक है, 2 मिनट्स ब्रेक। आज थोड़ा लेट चालू हुआ था ना यार, पानी लेके आ रहा हूं, जितनी देर पानी लेके आ रहा हूं उतनी देर में कर लो फटाफट। हाँ जी, चलो जी, लेट्स स्टार्ट क्विकली इंडिया रशिया। चलो, सो रशिया के साथ भी हम लोग वैसा ही जो है अपना एक फ्लो चार्ट बनाते हैं या माइंड मैप बनाते हैं। बताओ जी, 1 2 3 4 5 6, व्हाट इज नंबर 1 पॉलिटिकल रिलेशंस विथ रशिया? पॉलिटिकल रिलेशंस क्या है? 1971 के वॉर के पहले से भी है। बताओ भाई, 1971 का वॉर तो बाद में आया है भाई। अक्टूबर रेवोल्यूशन, मार्क्सिज्म, वी आर टोटली इंस्पायर्ड बाय सोशलिज्म का आइडिया, वो सब तो बहुत बात की बात है। इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट सोशलिस्ट मॉडल है हमारा, कॉन्स्टिट्यूशन में लिया हुआ है हमने। नाइनटीन 1971 ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप,
मार्क्सिज्म, सोशलिज्म, इंडिपेंडेंस मूवमेंट वाज इंस्पायर्ड सोशलिस्ट आइडिया से। अक्टूबर रेवोल्यूशन था, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे वो सुभाष चंद्र बोस हो, दे ऑल वर इंक्लाइंड टू दी रशियन या मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी। देन 1971 में एज यू नो ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन हुई थी, जो बाद में रिन्यू भी हुई, बोरिस येल्सिन एंड देन लेटर ऑन पोस्ट यूएसएसआर। ठीक है, उसके साथ हमारा जो एक स्ट्रेटेजिक लेवल ऑफ पार्टनरशिप पहुंच गया। नहीं तो हमारे और उनके जो कल्चर है उसमें काफी ज्यादा सिमिलैरिटीज भी है। ठीक है, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, थोड़ा अलग सा है, ये कल्चर के पार्ट में आएगा। सो जनरली मतलब इट्स अ वेरी फनी थिंग, बट आई एम नॉट श्योर हाउ मेनी ऑफ यू नो द, हाँ क्या लिंक बताओ, रामायण का कैसे लिंक है यहाँ पे? हाउ इज रामायण लिंक टू इट कल्चरल एस्पेक्ट में? आई वाज कमिंग टू समथिंग एल्स, बट ठीक है मैं इसका ना एक बड़ा फनी आपको एक आंसर देता हूँ। मेरा एक फ्रेंड है, ठीक है, तो वो रशिया काफी ट्रैवल करता रहता है बिकॉज वो नेवी में है। तो वो बताता है, मतलब जस्ट टेक इट ऑन अ लाइटर नोट, ठीक है, इसमें कोई सीरियस वाली बात नहीं है, ऐसा है, नो ऑफेंस। तो वो बोलते हैं जैसे इंडिया में ना महिलाएं बड़ी कंसर्न रहती है, उनका पति कहाँ है, कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है, मतलब एक कंसर्न रहता है ना, जो कई बार कंसर्न थोड़ा ज्यादा भी हो जाता है, शक बहुत ज्यादा होने लग जाता है। तो ये चीज बड़ी सिमिलर है रशियन महिलाओं में। सो दे वो बोलता है कि भाई रशियन जो लड़कियां हैं वो गर्लफ्रेंड तक तो ठीक है, जब बीवी बन जाती है तो उसके बाद फिर आपका जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन बड़ा कम हो जाता है। तो मतलब जस्ट ऑन अ लाइटर नोट ही सेड दैट कि दे आर वेरी वेरी स्पेसिफिक एंड यू नो मतलब और अच्छे से कुटाई भी हो सकती है आपकी। तो मैंने कहा ये अच्छा था गुरु, जस्ट ऑन अ लाइटर नोट। सो कल्चरल सिमिलैरिटी बहुत है, मतलब बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है पर्सनल लाइफ में। बेलन वेलन यहाँ पे भी और वहां पे भी लगाया जा सकता है। तो जैसे यहाँ पे देखा ना आपने, चाचा चौधरी साबू पे मारा बेलन, चाची ने, देखा ना आपने चाचा चौधरी पढ़ी, बचपन में कॉमिक्स पढ़ी है कभी? तो जैसे देखा ना वो चाची जो है बेलन फेंकती है वैसे साबू के ऊपर और वो साबू भागता है, वैसा ही। ठीक है, अब आ जाओ इकोनॉमिक रिलेशंस पे आ जाओ। पहले नहीं, स्ट्रेटेजिक डिफेंस बताइए यार। स्ट्रेटेजिक डिफेंस पूरा का पूरा नेवी का डिपेंडेंस है हमारा। ठीक है, काम ऑफ हेलीकॉप्टर्स को लेकर चाहे डील हो, पूरा का पूरा नेवी का प्लेटफॉर्म इज डिपेंडेंट ऑन, चाहे वो आईएनएस विक्रमादित्य हो, चाहे वो आपका न्यूक्लियर सबमरीन हो, पूरा का पूरा नेवल फ्लीट ही हमारा उनका है। चाहे आपका ब्रह्मोस हो, चाहे वो आज के टाइम पे S-400 हो। अभी काम ऑफ हेलीकॉप्टर की बात चल रही है, सुखोई, मिग, कैसे भूल सकते हो सर? ये सारे प्लेन, इंडियन एयरफोर्स, ब्रह्मोस। इकोनॉमिक में आ जाएगा आपका ऑयल जो है, ऑयल एस्पेक्ट। अगेन स्ट्रेटेजिक पार्ट में रीबैलेंसिंग इन एशिया। सो एशिया में दबदबा बनाए रखने के लिए स्ट्रेटेजिक एस्पेक्ट। अच्छा, यहाँ पे आप शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन भी मेंशन करेंगे पॉलिटिकल एस्पेक्ट में, बिकॉज यहाँ पे रशिया बहुत ज्यादा इंडिया की सपोर्ट करता है। ठीक है, पॉलिटिकल में SCO भी आएगा ग्रुपिंग में। देन यहाँ पे जैसे 2+2 डायलॉग यूएस के साथ है, यहाँ पे भी एक मैकेनिज्म है सिमिलर। बाकी ठीक है, ब्रिक्स भी आ जाएगा आपका यहाँ पे। उसके अलावा इंडिया को परमानेंट UN सिक्योरिटी काउंसिल की सीट के लिए डायरेक्टली सपोर्ट करता है वो। ठीक है, इकोनॉमिक एस्पेक्ट में ऑयल सबसे इंपॉर्टेंट। और अभी आप देखेंगे व्लादिवोस्टॉक फार ईस्ट में इंडिया ने $1 बिलियन का कमिटमेंट दिया है। मोदी जी गए थे, आपको याद होगा, समिट हुआ था, फार ईस्ट समिट। इंडिया ने $1 बिलियन बोला हम रशिया को डेवलप करेंगे। मतलब ऐसा पहली बार हुआ कि एक डेवलपिंग कंट्री ने बोला रशिया के लिए कि हम आपको $1 बिलियन देंगे। इंडिया ने लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है $1 बिलियन का। ठीक है, कि हम जो रशिया का फार ईस्ट उसको डेवलप करेंगे। अभी मैं दिखाऊंगा आपको, सारी इमेजेस लेके आऊं मैं। उसके अलावा आप देखोगे कि जो ट्रेड रूट्स हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्कटिक के रूट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गेटवे टू अगेन यूरोप है, हमारा दूसरा गेटवे टू यूरोप है ये। ठीक है, ट्रेड रिलेशन आप देखोगे, टिम्बर एक्सपोर्ट, टिम्बर बहुत ज्यादा आता है रशिया से, राइट। पेट्रोलियम के लिए आप देखोगे OVL का अग्रीमेंट है। कहां पे? साखलिन आइलैंड का नाम सुना होगा आपने, साखलिन का नाम सुना है? साखलिन आइलैंड्स ईस्टर्न रशिया में, वहां पे ONGC विदेश लिमिटेड का। देन फर्टिलाइजर रिलेटेड चीजें हैं वहां पे, क्योंकि वहां से आपका यूरिया बेस्ड फर्टिलाइजर बनता है। देन इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर INSTC, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, रशिया ही फैसिलिटेट कर रहा है इंडिया के लिए। ठीक है, एक यहाँ पे देखो अमन सिंह ने बड़ा अच्छा पॉइंट बताया है कि वैदिक जो गॉड्स है ना, उनका रेफरेंस आपको रशिया में बहुत ज्यादा मिलेगा। तो वैदिक सिविलाइजेशन में और हमारे यहाँ बड़ी सिमिलरिटीज मिलेंगी। इनफैक्ट बहुत सारी नदियों के नाम बड़े सिमिलर जैसे लगते हैं, उनका हिंदी और संस्कृत इंटरप्रिटेशन इज वेरी सिमिलर टू व्हाट वी हैव। INSTC इज इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, जो ईरान से लिंक होकर जाएगा ऊपर। ठीक, और कुछ लग रहा है? इकोनॉमिक डिफेंस में और क्या लिख सकते हैं? स्ट्रेटेजिक डिफेंस में देखो, ये हमारा स्ट्रेटेजिक एलाई है, इसने हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ हमें सपोर्ट किया है। अभी भले ही चाइना पाकिस्तान के साथ ये क्लोज हो, मतलब पता है पाकिस्तान के साथ ऐसा है सिचुएशन का कि पाकिस्तान कोई सपोर्ट नहीं करते। पाकिस्तान आएगा तो बोलेगा हाँ बेटा कोई बात नहीं, लेकिन जैसे वो इंडिया के बारे में बोलता है तो उसको बोल देता है कि अपनी लिमिट में रहो। ठीक है, ज्यादा उछलो नहीं, समझे? तो पाकिस्तान जैसे बोलेगा अंकल अंकल, पापा पापा, हमें चाइना पापा, ये चाचा है उनका। तो बोलता है पापा जो है बोल रहे हैं कि वो सपोर्ट करेंगे, आप भी तक हमको सपोर्ट करो। तो बोलता है पापा से लो, चाचा से मत लो, क्योंकि चाचा हमारे विधायक हैं। So Russia, even though might appear कि they are working with Pakistan also, but when it comes to choosing between India and Pakistan, they will always choose India. उन्हें पता है। ठीक है, तो उन्हें ये चीज पता है। अभी आपको पता होगा रुपी और रूबल जो है रशिया यूक्रेन वॉर के बाद ये मैकेनिज्म चालू किया गया है कि हम लोग डायरेक्टली इसमें ट्रेड कर सके। US डॉलर की हेगेमनी खत्म करने की बात की गई है। ठीक है, इंटरचेंजेबली हम इसको यूज कर सकते हैं। और बताओ, इनफैक्ट कुछ इंस्टीट्यूशंस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, वैसे वो कल्चर पार्ट में आएगा, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैव बीन आल्सो सेट अप अंडर इंडिया रशिया फ्रेंडशिप। ठीक है, इंडो रशिया फ्रेंडशिप के बीच में कल्चरल लिंकेजेस हैं, जैसे मैंने बताया वैदिक सिविलाइजेशन से लिंकेज है हमारा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में स्पेस, रॉस कॉस्मोस, ठीक है, उनके साथ टाई अप है। योर न्यूक्लियर रिएक्टर्स, आपको पता है सारा न्यूक्लियर रिएक्टर्स कहां से आता है? प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर्स जो हमारे होते हैं वो रशिया से आता है। ठीक है, और बताओ, आर्कटिक पॉलिसी यहां लिंक कर सकते हो इकोनॉमिक एस्पेक्ट में। आर्कटिक रूट दे रहा है ना, में एक एक्स्ट्रा रूट मिल रहा है। अभी आपने देखा होगा जब रशिया यूक्रेन वॉर हुआ था, यूक्रेन और रशिया से कितने सारे मेडिकल स्टूडेंट्स को, तो यहाँ पे एजुकेशन रिलेटेड, ठीक है, मेडिकल स्टूडेंट्स
इकोनॉमिक में भी आ जाएगा वैसे वो। और बताइए साइंस टेक्नोलॉजी में क्या लिख सकते हैं? 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट भी काम कर रहे हैं वैसे उसके ऊपर। इकोनॉमिक में आ जाएगा यूपीआई, यूपीआई रशिया में भी चालू किया है। R&D स्पेस, एग्रीकल्चर में भी इनके साथ सपोर्ट मिलता है। सो एग्रीकल्चरल रिसर्च भी बहुत होती है यहाँ पे, एग्रीकल्चर के एस्पेक्ट पे। और बताइए राइफल्स, गगनयान प्रोजेक्ट, कलाशनिकोव, वो तो चलो हमारे यहाँ वेपन्स तो वो तो डिफेंस में आ ही गया, वो डिफेंस में आ गया। और कुछ अलग बताओ जो इन पॉइंट्स में ना आ रहा हो। तो न्यूक्लियर प्रोग्राम बता दिया, ऊपर लिखा हुआ है रेयर अर्थ मेटल, ओके। कोविड वैक्सीन, फर्टिलाइजर भी हो गया। और बताइए एमबीबीएस डिग्री बता दो दिया, डॉक्टर वाली, यूएनएससी परमानेंट मेंबर भी हो गया। अच्छा इसमें, अच्छा तब तक और पॉइंट आएंगे। एनवायरमेंट में बताओ, वी आर वर्किंग ऑन क्लाइमेट चेंज, एक साथ दोनों ही काम कर रहे हैं। दो एक कंसर्न उठा है आर्कटिक की वजह से, क्योंकि जैसा आपको पता है आर्कटिक सी रूट और खुल रहा है, तो रशिया के ऊपर ब्लेम किया जा रहा है कि उससे वहां पे आर्कटिक आइस मेल्टिंग हो रही है, ठीक है। सो उसको लेकर दोनों के बीच में थोड़े डाइवर्जेंस है। बट आर्कटिक में रिसर्च करने के लिए इंडिया ने नॉर्डिक कंट्रीज के साथ तो टाइप किया हुआ है, रशिया के साथ भी टाइप किया हुआ है। इंटेलिजेंस शेयरिंग तो होती है, उनके केजीबी जो नाम उसका एफएसबी हो गया, केजीबी नहीं बोलते उसको, इट इज कॉल्ड एज एफएसबी नाउ। एंड इंडिया में आपको पता है रॉ एंड इंटेलिजेंस ब्यूरो। कोल इज आल्सो देयर, यस। एंड मेडिकल टूरिज्म, वहां से ना बहुत ज्यादा टूरिज्म आता है यहाँ पे। प्लस यहाँ पे आप देखोगे इकोनॉमिक एस्पेक्ट में नॉर्मल टूरिज्म भी, मतलब टूरिज्म यहाँ पे क्या रशियंस गोवा में ही मिलेंगे आपको, ठीक है। क्योंकि रशिया इज अ वेरी कोल्ड प्लेस, सो दे लाइक ट्रॉपिकल कंट्रीज, तो उनके लिए इंडिया, गोवा, ठीक है, केरला, यू विल फाइंड लॉट ऑफ दीस रशियंस इन गोवा, केरला, आंध्र प्रदेश। सनफ्लावर ऑयल, करेक्ट, वेरी गुड। सनफ्लावर ऑयल वहां से भी आता है, यूक्रेन से भी आता है सनफ्लावर ऑयल का इंपोर्ट एक्सपोर्ट। प्लस यहाँ पे आप देखोगे एक होता है नोस्ट्रो वोस्ट्रो अकाउंट, यहाँ पे मेंशन कर सकते हो आप नोस्ट्रो वोस्ट्रो। डू यू नो व्हाट इज दिस नोस्ट्रो वोस्ट्रो? कुछ लोग लिख रहे थे अभी यहाँ पे नोस्ट्रो वोस्ट्रो अकाउंट। नोस्ट्रो का मतलब होता है मेरा अकाउंट। नोस्ट्रो मींस जैसे मैं हूं, तो लैटिन वर्ड है, दिस मींस माई। वोस्ट्रो इज योर्स, मेरा तुम्हारा, रशियन में है। सो नोस्ट्रो इज लैटिन। तो मान लो जैसे अब ये बेसिकली रूपी रूबल मैकेनिज्म के लिए किया गया है। तो जैसे मान लो मैं एसबीआई हूं और मेरे को पैसा डिपॉजिट करना है रशिया में, तो मैं उनके बैंक में जाके अपना अकाउंट खोलूंगा। तो मेरा अकाउंट जो है वो नोस्ट्रो अकाउंट है और रशिया वालों का वोस्ट्रो अकाउंट है, तो मेरा तुम्हारा। तो बेसिकली इससे रूपी और रूबल को इंटरचेंजेबली यूज किया जा सकता है, ठीक है। उसके अलावा हाँ, बहुत सारे रफ डायमंड्स आते हैं यहाँ पे जो पॉलिश किए जाते हैं, सूरत की इंडस्ट्री डिपेंडेंट है, बट मेजरली जो आता है वो साउथ अफ्रीका से आता है, ठीक है। व्हाट एल्स? आई थिंक वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग इंडिया के एग्जाम मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे। हाँ एक चीज है इकोनॉमी में और इसमें आ जाएगा कि इंडिया का जो सिग्निफिकेंट वर्कफोर्स है, लाइक इंजीनियर्स, ठीक है, जो आपका टेक्निकल स्टाफ है, उनकी रशिया में काफी डिमांड रहती है, क्योंकि वो लोग इतने ज्यादा स्किल्ड नहीं है। तो इंडिया का अगर आप देखोगे स्किल्ड मैन पावर बहुत ज्यादा वहां पे रिक्वायर्ड रहता है, राइट। सो दैट इज आल्सो वन ऑफ द मेजर पॉइंट्स। तो इसके अगर आप चाहो तो फोटो ले सकते हो। टेररिज्म तो यार सेम चीज है, ऑफ कोर्स वी कोऑपरेट विद टेररिज्म। मैंने बता दिया एससीओ में रैट्स करके मैकेनिज्म होता है, मैंने पहले भी आपको बताया। प्लस पॉलिटिकल एंगल में अगर आप देखोगे सेंट्रल एशियन कंट्रीज को रशिया डायरेक्टली फेवर करता है इन टर्म्स ऑफ इंडिया। तो सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ हमारे रिलेशंस अच्छे क्यों हैं? क्योंकि रशिया की वजह से, क्योंकि वो पहले सोवियत स्टेट्स थे और इंडिया जो है आपको पता है सोवियत के साथ ट्रीटी थी। तो जितने भी कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजिकिस्तान, ये सारे देश जो हैं उनका इंडिया के साथ रिलेशन अच्छे होने का कारण भी ये है कि रशिया का ऊपर उनके ऊपर दबाव भी रहता है और उनके साथ भी हमारे कल्चरल लिंकेजेस हैं। सोवियत एरा क्या मुगल पीरियड से उसके पहले से हमारे लिंक्स रहे हैं, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। जेनरिक मेडिसिन हो गया। और बताइए मेडिकल टूरिज्म में लिख दिया मैंने, और हो गया, ठीक है। इसकी फोटो ले लीजिए, देन विल मूव, बाकी स्लाइड्स देखेंगे हम लोग। काइंडली एक्सप्लेन, रिपीट कल्चरल एंड पॉलिटिकल एस्पेक्ट, सब तो लिखा हुआ है। मार्क्सिज्म, सोशलिज्म, यूएनएससी, सेंट्रल एशिया, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, रैट्स मैकेनिज्म, इंडिपेंडेंस मूवमेंट इंस्पिरेशन, अक्टूबर रेवोल्यूशन, 1971 ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप, पोस्ट यूएसएसआर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, डिफेंस आपको पता ही है, इकोनॉमिक आपको बता दिया, स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, रॉसकॉस्मोस, न्यूक्लियर रिएक्टर। बाय द वे जब अभी हम स्पेस टेक्नोलॉजी देखेंगे तो आप देखेंगे, आपको पता होगा कि इंडिया को क्रायोजेनिक जो इंजन है रशिया ने देने की कोशिश करी थी, बट डिनाई कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि आपने वो देखा होगा जो नाम्बी नाम्बियार वाली जो आई थी ना मूवी, उसमें जो दिखाया है वो बिल्कुल सही है। उसकी मैंने आप यहाँ पे स्लाइड भी डाली हुई है कि कोई सीआईए ने पूरी कोशिश करी थी कि इंडिया को नाम ले, बिकॉज वी वर नॉट अ सिग्नेटरी ऑफ द मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम, एमटीसीआर, ठीक है, एमटीसीआर की वजह से। तो यूएस ने पूरा का पूरा प्लान कैंसिल कर दिया और रशिया से आया भी नहीं हमें। तो इनफैक्ट हमें बहुत ज्यादा जरूरत थी, तो हमने इसलिए खुद का क्रायोजेनिक इंजन डेवलप किया। क्या नाम है क्रायोजेनिक इंजन का? व्हाट इज द नेम ऑफ द क्रायोजेनिक इंजन दैट इंडिया हैज डेवलप्ड? नाम क्या है? विकास, विक्रम नहीं, विकास, ठीक है। इफ यू वांट टू टेक अ फोटो, आई विल मूव द स्लाइड, फिर हम लोग बाकी चीजें देखेंगे। ले लिया? एक्चुअली अगर आप देखोगे तो टेक्निकली इवन विकास इज नॉट अ क्रायोजेनिक इंजन, क्योंकि विकास इज अ लिक्विड फ्यूल्ड इंजन, बट विकास यूज होता है क्रायोजेनिक को फ्यूल करने के लिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। सो विकास इज नॉट अ क्रायोजेनिक इंजन, टू बी वेरी ऑनेस्ट। उसको स्टेज में यूज किया जाता है। क्रायोजेनिक मतलब इट इज मतलब माइनस में रहता है, क्रायोजेनिक स्टेज। सो लिक्विड विकास इंजन होता है वो। अक्टूबर रेवोल्यूशन आप वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ोगे, रशियन रेवोल्यूशन बोला जाता है। ब्रेड को लेकर लड़ाई हो गई थी क्योंकि बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन था वहां पे, ठीक है। हटा रहा हूं मैं, हटा दूं पक्का, गुड टू गो, ठीक है। सो इंडिया रशिया लॉन्ग स्टैंडिंग टाइम टेस्टेड पार्टनरशिप, डिप्लोमेटिक रिलेशन 1947 में एस्टैब्लिश हुए, ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप 1971 में। अब बेसिकली सारी समरी है। अब मैं देखो आपको पूरा जो कहते हैं ना क्रक्स पढ़े सर, क्रक्स दे दिया। अब क्रक्स को हम एक्सपैंड करें बस, ताकि आपको पता है क्या क्या, एक दो चीजें नहीं भी पता चलेंगी। तो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप 2000 में एस्टैब्लिश हुई, 2010 में इसको स्पेशल प्रिविलेज पार्टनरशिप डाला गया। 2019 में प्रधानमंत्री मोदी जी को ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रूज ऑपोसल दिया गया था, जो कि रशिया का हाईएस्ट स्टेट अवार्ड है। जैसे हमारे यहाँ भारत रत्न होता है वैसे वहां पे ये ऐसे ही सेम सऊदी अरेबिया में भी मिला था प्रधानमंत्री मोदी जी को, ठीक है, बिकॉज ऑफ दी रिलेशनशिप। ये ऑफिशियल पीआईबी का है, पीआईबी के अपडेट्स हैं।
सो की पिलर ऑफ इंडिया फॉरेन पॉलिसी, और ये दोनों इंसानों के बीच में जो पर्सनल बॉन्डिंग है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। नहीं तो आप सोच सकते हो किस प्रधानमंत्री या किस वर्ल्ड के लीडर में इतनी हिम्मत है कि पुतिन के मुंह पे बोल दे कि भाई साहब दिस इज नॉट अ टाइम ऑफ वॉर। आप सोच सकते हो किस कौन सा प्रेसिडेंट बोल सकता है? कोई नहीं बोल सकता, बिकॉज मोदी जी हैज अ पर्सनल रिलेशन विद हिम, ऐसा बनाया है बॉन्ड। नहीं तो पब्लिकली मीडिया में सबके सामने मोदी जी ने बोल दिया कि योर एक्सेलेंसी, मैं जानता हूं कि ये समय जो है वो युद्ध का नहीं है। ट्रंप भी नहीं बोल सकता था भाई, ट्रंप भी नहीं बोल सकता था, ट्रंप की भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो बोल दे। ट्रंप भी नहीं बोल सकता पुतिन से, ट्रंप तो बेसिकली पुतिन के हाथों में ही था। ट्रंप जो भी कुछ करे, लेकिन ट्रंप का पूरा तो हिस्सा जो है वो पुतिन के साथ चलता था। नोबडी कैन से इट। सो सोशलिस्ट आइडियोलॉजी है। बाकी भिलाई एंड बोकारो स्टील प्लांट्स एंड आईआईटी बॉम्बे जो है, जैसे मैंने आपको बताया, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। आईआईटी कानपुर किसका था? अब देखो, आईआईटी कानपुर वाज इंडो यूएसए, आईआईटी बॉम्बे इज इंडिया रशिया। देखो राइवलरी। सो ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप 1971 के बाद साइन हुई। सोवियत यूनियन के बाद एक नई ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप हुई, फिर डिक्लेरेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप 2000 में, देन रशियन प्रेसिडेंट जब आए 2010 में तो स्पेशल एंड प्रिविलेज पार्टनरशिप हो गई। ये सारा उसी का समरी है। बाकी एनुअल समिट होते रहते हैं हमारे बीच में, अभी तक 21 समिट हो चुके हैं। इनफॉर्मल समिट भी होते रहते हैं। 2++2 डायलॉग मैंने आपको बताया था, जैसा वहां पे है वैसे यहाँ पे भी है। लाइक यूएस वी हैव इट विद रशिया आल्सो। देन वी मीट एट G20, विल बी मीटिंग एट G20, विल बी मीटिंग एट एससीओ, विल बी मीटिंग एट रशिया इंडिया चाइना, विल बी मीटिंग एट ब्रिक्स। बहुत सारे मल्टीलैटरल कोऑपरेशन प्लेटफॉर्म्स हैं। और मोर रिसेंटली आपने देखा होगा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की जो मीटिंग थी, इंडिया प्रेसिडेंट था 1 साल के लिए, सॉरी 1 महीने के लिए, ठीक है। उसमें आपने देखा होगा कि रशिया के खिलाफ बहुत सारे रेजोल्यूशंस लाने की कोशिश की, लेकिन इंडिया ने सब रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। एट वन पॉइंट रशिया वाज आल्सो प्रेसिडेंट। बहुत सारे मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी होते हैं, आपको पता है, हमारे उनके बीच में, ठीक है। सो 5 परमानेंट मेंबर्स यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, नॉन परमानेंट मेंबर्स आपको दिख रहा है रोटेशनल बेसिस पे होती है प्रेसिडेंसी। तो अभी ये नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, ठीक है। इंडिया का खत्म हो गया, लेकिन इंडिया ने बहुत सिग्निफिकेंट अचीवमेंट किया है अपने नॉन परमानेंट टेन्योर में, ठीक है। उसके अलावा टेररिज्म, न्यूक्लियर कोऑपरेशन प्लांट, मतलब हम बांग्लादेश में भी कोऑपरेट कर रहे हैं न्यूक्लियर रिएक्टर। तो उसके अलावा आप देखोगे आउटर स्पेस एक्टिविटी हो, चाहे वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन हो, इंडो पैसिफिक में भी रशिया का इन्वॉल्वमेंट है, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ नेवी। देन बोथ द कंट्रीज सपोर्ट फॉर अ पीसफुल, स्टेबल एंड सिक्योर अफगानिस्तान एंड प्रोवाइड एंड बेसिकली ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ में काम करते हैं। इंडिया ने अपने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के टेन्योर में क्या अचीव किया, ये हम बात करेंगे 8th को, क्योंकि उस दिन हम लोग रीजनल एंड मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करेंगे। वी विल टॉक अबाउट यूएन एंड स्पेशलाइज्ड एजेंसी और इंडिया के इन्वॉल्वमेंट के बारे में। तो 8th को जो लेक्चर है उसमें हम ये सारी चीजों की बात करेंगे, ठीक है, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन वाला पार्ट है। तो आप चाहोगे तो बुक से भी पढ़ सकते हो, साथ में बुक के साथ खोल के पढ़ सकते हो। यू कैन राइट एडिशनल पॉइंट्स। तो अगर आपने बुक ऑर्डर नहीं करी तब तक आप बुक ऑर्डर कर सकते हो, आ जाएगी तब तक। उसके अलावा इंडिया रशिया स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक डायलॉग जो है वो एस्टैब्लिश किया गया है 6 की एरियाज में। देन बायलैटरल ट्रेड जो है वो लगभग $13.2 बिलियन का था। एक ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है ताकि कस्टम ऑपरेशंस जो है स्मूथ हो जाए। ग्रीन कॉरिडोर का मतलब है कि ज्यादा कस्टम बॉटलनेक्स ना आए, जल्दी जो है गुड्स को क्लियरेंस मिल जाए, उसको ग्रीन कॉरिडोर बोला जाता है, ठीक है। देन इन्वेस्टमेंट्स अभी आप देखोगे 2025 तक बात करी जा रही है कि $50 बिलियन तक पहुंच जाए, कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और ट्रेड जो है वो $30 बिलियन तक पहुंचने के लिए, मतलब एक्सपेक्टेशंस है, बट एक्चुअली में बीच में इशू ना जो ये सैंक्शंस लग गए रशिया के ऊपर, वो एक कंसर्न है। तो ये इंडिया का ट्रेड विद रशिया का आप देखो चार्ट है, 2000 से लेके कंटिन्यूअसली इंक्रीज हुआ है। बीच बीच में आप देखोगे थोड़ा गड़बड़ हुआ है बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस एंड जो सैंक्शंस लगते रहे इनके ऊपर, अदरवाइज इट हैज ग्रोन। सो उसके अलावा हम लोग यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का डिस्कशन भी कर रहे हैं। फर्टिलाइजर, स्टील, फार्मास्यूटिकल, डायमंड आपको ऑलरेडी पता है, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। एनर्जी कोऑपरेशन की बात करें, सो लार्जेस्ट इंपोर्टर्स ऑफ फॉसिल फ्यूल फ्रॉम रशिया। आप देख रहे हो, आप रोने वाली कंट्री कौन है, यहां दिख रहा है नाम आपको, कौन कंट्री सबसे ज्यादा रोती है, नाम बताओ। जर्मनी, जर्मनी, इटली, चाइना, ये सब लोग जो बोलते हैं अरे इंडिया इज फ्यूलिंग द यूक्रेन वॉर, भाई साहब जर्मनी के लोग एक दिन सर्वाइव नहीं करेंगे अगर रशिया तेल देना बंद कर दे। आपने नाम सुना होगा नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन के बारे में, सुना है? नॉर्ड स्ट्रीम एंड नॉर्ड स्ट्रीम 2, और उसको भाई साहब इन्होंने नेटो वालों ने उसको उड़ा भी दिया था, एक को उड़ा दिया, जानबूझ साबोटाज कर दिया कि रशिया को फायदा ना पहुंचे। उल्टा उन्हीं को दिक्कत, इसको बोलते हैं ना कि जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तो आदमी ऐसे काम करता है, खुद ही उड़ा दिया, ये नहीं सोचे कि उनकी कंट्री के लोगों की भुखमरी हो जाएगी। यूरोप स्पेशली यूके, जर्मनी में इस समय गैस प्राइसेस हाईएस्ट लेवल पे हैं। वो तो भला हो कोल एंड गैस ये लोग रशिया से खरीद रहे हैं, नहीं तो इनकी हालत खराब हो जाती। और ये लोग एक दिन में उतना खरीदते हैं जितना एक, आपने देखा डॉक्टर जयशंकर के साहब का स्टेटमेंट, दीस पीपल बाय वन डे में उतना ज्यादा जितना इंडिया एक महीने में तेल खरीदता है रशिया से। इट इज जस्ट पता है 1.8% ऑफ आवर ऑयल इंपोर्ट्स कम फ्रॉम रशिया, जो थोड़ा 2% तक पहुंचा है। अभी भी हमारा लार्जेस्ट पता है, हमारा सबसे ज्यादा तेल कहां से आता है? इट कम्स फ्रॉम इराक। मैक्सिमम ऑयल फ्रॉम फॉर इंडिया कम्स फ्रॉम इराक, देन इट कम्स फ्रॉम सऊदी, देन इट कम्स फ्रॉम यूएई। और ये बोलते हैं आप जो है यूक्रेन वॉर फ्यूल कर रहे हैं, क्या बकवास है। ईरान से भी आता था, ईरान पे भी बताओ जबरदस्ती सैंक्शंस लगा के इन्होंने कम करवा दिया इंडिया को, ठीक है। तो ये आप देखिए, आपके सामने स्टैटिस्टिक्स है, तो इसलिए मैंने दिखाने के लिए रशिया शेयर ऑफ इंडियाज ऑयल इंपोर्ट, इराक, सऊदी, रशिया, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये ऑफ कोर्स बढ़ा था, जून तक बढ़ा, अप्रैल से सितंबर का डेटा है। इराक, सऊदी, रशिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूनाइटेड स्टेट्स एंड कुवैत अभी 3rd नंबर पे आ गया था सितंबर 2022 तक, बिकॉज रशिया से हमने बढ़ाया, भाई हमारी स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी है, भाई स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी हमारी, हम खरीदेंगे, ठीक है, स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी हम खरीदेंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। एनी डाउट्स यहां तक? अभी आपने न्यूज में देखा होगा, रिसेंटली आया होगा कि सितंबर तक ये डेटा था, नवंबर 2022 में कुछ हो गया। नवंबर 2022 में नाउ रशिया हैज बिकम द लार्जेस्ट ऑयल सप्लायर। वो उस महीने के लिए हुआ था, नवंबर के टाइम के लिए, ठीक है। इट वाज इन नवंबर, ठीक है, नवंबर 2022 में हुआ था ये। मैनेज हो जाएगा ना, माइक क्या लगा रखा है, ठीक है। सो नाउ रशिया हैज एज्ड पास्ट एवरीवन इन नवंबर।
तो ये लिख लीजिएगा, अभी आऊंगा स्विफ्ट बैन पे भी आऊंगा। सो इंडिया हैज इंक्रीज्ड इट्स क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स फ्रॉम रशिया लास्ट क्वार्टर से, ठीक है। दोनों कंट्रीज के बीच में आप देखोगे कोल सप्लाईज को लेके भी हुआ है। नाउ रशिया इज इंडियाज लार्जेस्ट ऑयल एंड गैस डेस्टिनेशन, ठीक है। और बहुत सारे आप देखोगे वैनकॉर्नेफ्ट ऑयल फील्ड है नॉर्दर्न रशिया में, जहां पे इंडिया ने इन्वेस्ट किया हुआ है। रोजनेफ्ट कंपनी इन्होंने एसआर ऑयल को एक्वायर किया। उसके अलावा रशिया की सबसे बड़ी कंपनी है गैसप्रॉम, ठीक है। ये भी इनके साथ भी अग्रीमेंट है हमारी इंडियन कंपनीज का, ठीक है। सो रोजनेफ्ट, गैसप्रॉम मेजर दो सबसे बड़ी कंपनीज हैं रशिया की ऑयल एंड गैस में। सो दे हैव अग्रीमेंट्स विद इंडिया एंड इंडियन कंपनीज। उसके अलावा जैसे ओबीएल में देखो, मैंने बताया था ना साखलिन ऑयल फील्ड, बताया था अभी आपको, तो रशिया के फार्म, अभी आपको दिखाऊंगा कहां पे भी है ये, आई विल शो यू द मैप। देन व्लादिवोस्टोक चेन्नई एनर्जी कॉरिडोर, रशियन एलएनजी पहली बार आया था 2018 में। उसके अलावा एक गैस टास्क फोर्स भी बना है टू आइडेंटिफाई म्यूचुअल बेनिफिट एरियाज। अच्छा, डू यू नो एनीथिंग कॉल्ड एज एशियन प्रीमियम? एशियन प्रीमियम के बारे में जानते हो कुछ? एशियन प्रीमियम क्या होता है, कभी नाम सुना है एशियन प्रीमियम? एनीबॉडी? अभी बताऊंगा, व्लादिवोस्टोक कॉरिडोर पे आऊंगा अभी। एशियन प्रीमियम इज चार्ज्ड बाय मिडिल ईस्ट ऑयल सप्लायर्स, ओपेक कंट्रीज, टू इंडिया एंड अदर साउथ एशियन कंट्रीज। बेसिकली वो यूरोप को जिस अमाउंट में, जिस दाम में तेल बेचते हैं उससे महंगा हमें बेचते हैं। ओपेक जो है ना, ऑर्गेनाइजेशन फॉर पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ये हमसे एक्स्ट्रा पैसे चार्ज करते हैं, जिसमें वो सऊदी लीडर है इनका। अब एक ओपेक प्लस बन गया जिसमें रशिया, मैक्सिको और बाकी कंट्रीज आ गए। और ये शुरू से चला रहा है क्योंकि हमारी डिपेंड, उन्हें पता है इनके पास तेल के बिना कुछ नहीं हो सकता। मतलब ये मजबूरी है इंडिया की कि हमारा तेल पे डिपेंडेंसी, क्योंकि हमारे पास क्रूड ऑयल है नहीं। तो उन्होंने क्या किया है, हमसे ज्यादा पैसे चार्ज करते हैं, उसको एशियन प्रीमियम बोला जाता है। और इसको लेके हमारे जो पेट्रोलियम एंड गैस मिनिस्टर कई बार ये सवाल उठा चुके हैं कि अब ये है खत्म होना चाहिए, बहुत सालों से चला आ रहा है ये। तो अब जो है एशियन प्रीमियम खत्म होने की बात तो चल रही है, लेकिन अभी तक खत्म नहीं हुआ है। तो इसलिए रशिया अच्छा ऑल्टरनेटिव है, क्योंकि रशिया हमसे कोई एक्स्ट्रा पैसे चार्ज नहीं करता। इन्होंने सालों से मजबूरी का फायदा उठाया। सोचो, अभी तक इतने सालों से हम लोग इनको एक्स्ट्रा पैसे दे रहे थे, और ये मांग भी रहे थे क्योंकि पता है कि इंडिया के पास तेल उतना है नहीं, डिपेंडेंसी है। तो यूरोप को चार्ज नहीं करते, बिकॉज यूरोप के पास, आपको पता है, यूरोप में नॉर्थ सी है जहां पे ब्रेंट क्रूड निकलता है। तो उन्हें पता है इनके पास ऑल्टरनेटिव है, बट चाइना के पास, इंडिया के पास, जापान के पास ऑल्टरनेटिव नहीं है, ठीक है। अब आ जाइए डिफेंस रिलेशनशिप पे। जैसा कि आप देख सकते हैं, इंडिया की पूरी नेवी डिपेंडेंट है रशिया पे। एयरक्राफ्ट कैरियर, तलवार क्लास फ्रिगेट्स, मिग, सुखोई, ब्रह्मोस, आईएनएस चक्रा, कशीन क्लास डिस्ट्रॉयर, हेलीकॉप्टर्स, कामोव 28, कामोव 31, आईएनएस अरिहंत जो है, ठीक है, उसमें कई सारे सब्सटैंशियल कंपोनेंट्स रशिया से लगाए गए, ठीक है। पूरा यहां दिया हुआ है आपके रेफरेंस के लिए। आईएनएस चक्रा तो मैं देखी भी हुई है वाइजैक में। डील्स, अकूला क्लास सबमरीन है, कामोव हेलीकॉप्टर्स, AK 203, सुखोई, क्रिवा क्लास फ्रिगेट्स, मिग के एयरफ्रेम्स, S-400 तो आप जानते ही हो। ये मैंने आपके लिए बना के दे दिया, ये मैंने आज ही अपलोड किया है। न्यूक्लियर एनर्जी कॉर्पोरेशन हमारे बीच में 1974 के बाद देखोगे सोवियत यूनियन स्टिल कंटिन्यू टू सप्लाई फ्यूल। बाकी कंट्रीज ने मना कर दिया न्यूक्लियर टेस्ट के बाद, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हम इंडिया को देंगे। और लॉन्ग टर्म पैक्ट हुआ हमारे बीच में 2009 में। फिर डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एंड रशिया के रॉस एटम ने साइन किया था स्ट्रेटेजिक विजन डॉक्यूमेंट 2014 में। और अभी कुंदाकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट, अच्छा आपने देखा होगा कुंदाकुलम को लेकर और जैतापुर को लेकर इंडिया में सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट हुए कि नहीं हुए? कुंदाकुलम को लेकर और जैतापुर को लेकर हुआ है कि नहीं हुआ है? अब आप सोचो कौन करवाता है? ग्रीन पीस एनजीओ, जो कि फंडेड है बाय अमेरिका, बिकॉज ये तरीका है अपनी बात मनवाने का अमेरिका का कि रशिया का इन्वेस्टमेंट ना हो, ठीक है। फोर्ड और पता नहीं कहां से पैसा आता है। सो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ने ये स्ट्रेटेजिक विजन साइन किया था 2014 में। कुंदाकुलम, ठीक है, जो बिल किया जा रहा है। बाकी रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट जॉइंट कॉपरेशन में चल रहा है इंडिया और रशिया के साथ इन बांग्लादेश। जैतापुर उनका है, फ्रांस का, पर ठीक है, लेकिन प्रोटेस्ट की बात कर रहा हूं, प्रोटेस्ट सबसे ज्यादा है। मतलब अमेरिका कुछ भी ऐसा नहीं चाहता कि चाहे यूरोपियन इंटरेस्ट इंडिया में आए, चाहे वो आपका रशियन इंटरेस्ट आए, उसको लगता है कि हमसे खरीदें, ठीक है। ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी पे आ जाइए। सो भारत टेलीमैटिक सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम इंडिया और रशिया का जॉइंट वेंचर है। चेन्नई, व्लादिवोस्टोक और आईएनएसटीसी के बारे में हम बात करते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, ये रशिया का फार ईस्ट रीजन है, ठीक है। ये जो दिख रहा है आइलैंड आपको, इसको साखलिन बोलते हैं, जहां पे ओएनजीसी विदेश लिमिटेड का ऑयल और गैस एक्सप्लोरेशन का यहां पे डील है। ये जो एरिया है, ये रशिया का जो साइबेरियन रीजन इसको बोला जाता है, साइबेरियन रीजन, ये रिसोर्सेज में सबसे ज्यादा रिच है, लेकिन मैन पावर और टेक्निकल एक्सपर्टीज इनके पास नहीं है। इसीलिए इंडिया ने फार ईस्ट समिट में $1 बिलियन का कमिटमेंट दिया है कि इस एरिया को डेवलप करेंगे मिलकर बाकी कंट्रीज के साथ, ठीक है। साथ साथ यहाँ पे टिम्बर रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर रिसोर्सेज बहुत हैं। अलग अलग रीजन में आप देखेंगे, यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी इंडिया के लिए बहुत ज्यादा है, ठीक है। देयर इज अ बिगर, वेरी बिग मार्केट फॉर इंडिया इन दिस रीजन, इसीलिए मोदी जी ने इन्वेस्ट किया है। अब ये जो आपको दिख रहा है चेन्नई व्लादिवोस्टोक क्या है कॉरिडोर, तो अभी आप देखो हमारा रूट कैसा है। हम इंडिया से जाते हैं सुएज कैनाल होते हुए ऊपर, तो ये बड़ा लंबा रूट है, इसमें बहुत टाइम लगता है। दिस इज 8675 नॉटिकल माइल्स। वहीं से अगर हमें व्लादिवोस्टोक चले जाएं, जहां से 1971 में हमारा जो वॉरशिप आया था इंडिया को सपोर्ट करने के लिए, इट इज ओनली 5647 नॉटिकल माइल्स, जो जल्दी पहुंच जाएगा रशिया में। और उससे जल्दी यहां से एक ट्रेन कनेक्टिविटी है जिसको बोलते हैं ट्रांस साइबेरियन रेलवे। आपके लिए ये लो देवियों सज्जनों, आपके लिए मैं स्पेशल इमेज लेके आया हूं।
ये देखो कितनी ब्यूटीफुल जर्नी है, ये कोस्ट के अलॉन्ग चलती है, इसका नाम है ट्रांस साइबेरियन रेलवे। तो ये क्या है, आप व्लादिवोस्तोक तक पहुंच गए चेन्नई से, ठीक है, और यहां से ये जो रेड लाइन दिख रही है मॉस्को तक ट्रांस साइबेरियन रेलवे है। बीजिंग से बीच में रशिया तक जाती है एक और ट्रांस मंगोलियन रेलवे। अब थोड़ा ज्यादा बढ़ गई यार आवाज, ये चाहता है बेसिकली मैं क्लास एंड कर दूं, 10 मिनट और पढ़ लेते फिर। हाँ इन ऊपर से ड्रिलिंग हो रही है, चलो थोड़ा बहुत मैनेज करते हैं, मैं आवाज थोड़ी इतनी ज्यादा तेज कर दूंगा, ठीक है, टेंशन की बात नहीं है, ठीक है, अभी थोड़ा कम हो गई है। तो अभी देखो एक इंपॉर्टेंट चीज आपको दिखाता हूं मैं, ठीक है। अब देखिए यहां पे क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि व्हाई इज दिस व्लादिवोस्तोक रूट इंपॉर्टेंट फॉर अस। अब आप देखिए एक नॉर्मल रूट है यहां से जा रहा है, जिसको बोलते हैं हम लोग जो एग्जिस्टिंग रूट है, ठीक है, उसको नॉर्दर्न सी रूट बोला जाता है, जो 14,000 किलोमीटर ऊपर तक जाता है, सेंट पीटर्सबर्ग को कनेक्ट करता है। बट वो शॉर्टेस्ट रूट है, बट वहां पे एक कंसर्न है कि वो आर्कटिक से जा रहा है, तो आर्कटिक में एनवायरमेंटल कंसर्न्स हैं। बट यहां से आप देखो व्लादिवोस्तोक तो चले जाओ और फिर वहां से रेल से कनेक्ट कर लो, सो इट इज अ वेरी वेरी फास्टर रूट एंड इकोनॉमिकल रूट फॉर इंडिया एंड अदर कंट्री। तो हम क्या करेंगे, यहां से चेन्नई से व्लादिवोस्तोक पोर्ट से तक जाएंगे, व्लादिवोस्तोक से मैरीटाइम गया, फिर वहां से ट्रेन में डाल दिया, ट्रेन से सेंट पीटर्सबर्ग एंड यूरोप, ठीक है। So this is one of the easiest and shortest route and also cheapest route as compared to going through Suez Canal. अब Suez Canal की आपको प्रॉब्लम पता है, देखो मैप पे बनाता हूं मेरे को। Now, route number 1, route number 2, route number 3, route number 4, route number 5, ठीक है। कौन से रूट मेरे लिए सबसे सही रहेंगे बताओ, मैं कौन से रूट को कंबाइन करके सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा इंडिया को। आई विल कंबाइन 1 and 4. Why? Also, I can utilize route number 3 if it is facilitated, but the problem is Iran and China right now, क्योंकि मेरे को यूरोप का सीधे एक्सेस देगा, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर INSTC है ये, बट रशिया का इसमें सपोर्ट है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे सिर्फ एक ही है, ईरान एंड चाइना का इन्फ्लुएंस। सुएज कैनाल का इशू क्या है, छोटा सा एरिया ब्लॉक हो जाता है, जैसे आपने देखा एवर गिवन शिप टेढ़ा होकर फंस गया था, पूरा ट्रेड डिसरप्ट हो गया था, याद है वो बड़ा सा शिप आ गया था, फंस गया था सुएज कैनाल में। तो ये बड़ा एक्सपेंसिव रूट है, तो मेरे लिए बेस्ट है कि मैं यहां से भेजूं व्लादिवोस्तोक, व्लादिवोस्तोक से ट्रेन पर चला दूं। उसके ऊपर एक और रूट है, लेकिन उसका कंसर्न है एनवायरमेंटल कंसर्न, नॉर्दर्न सी रूट, सारे मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिए। सो रशिया के साथ अगर हम व्लादिवोस्तोक में इन्वेस्ट करते हैं, यहां पे अगर हम डेवलपमेंट करते हैं, तो हमारे लिए बहुत फायदा होगा। इट इज इन बेनिफिट फॉर इंडिया ऑल्सो। इसकी फोटो ले लो, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया आप सबको। INSTC समझ में आया, INSTC भैया चाबहार वाला, चाबहार से आप चले गए यूरोप एंड एक साइड जो है वो आपका अफगानिस्तान को कनेक्ट करता है। यार बहुत इरिटेटिंग है, बंद करते हैं यार, मतलब वो आप लोगों को जितनी आवाज आ रही है उसको आपने 10 टाइम्स कर दो, मेरे सर में ऐसा लग रहा है मेरे सर में ड्रिल कर रहा है वो, ठीक है। तो यूरोप जो है, यूरोप अफ्रीका मंडे को करेंगे, ठीक है, बहुत ज्यादा इरिटेटिंग है। आप लोगों को तो लग रहा है वो तब भी कम आ रही है, मतलब मेरे को तो ऐसे लग रहा है लिटरली मेरे सर पे कर रहे हैं। तो वी विल एंड इट। अब डाउट है तो पूछ लो, ठीक है, डाउट पूछ लो अगर है तो। मैं आप लोगों को मैप दिखा देता हूं तब तक। सो आई विल शो यू INSTC, आई विल शो यू दिस। हाँ ऑडियो डॉट जिनके आप लेते रहो, जो भी दिख रहा है। सो मंडे वी विल स्टार्ट, सो मंडे को हम लोग क्या करेंगे, अफ्रीका, यूरोप एंड कोशिश करेंगे साउथ ईस्ट एशिया हो जाए, तो वैसे ज्यादा टॉपिक हो नहीं पाएगा, विल फोकस ऑन दैट। नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, ठीक है, यहां से आप जा रहे हो, अभी ये स्टैंडर्ड रूट है, ब्लू वाला इतना अच्छा नहीं है, ठीक है। द रेड वन इज बेनिफिशियल बिकॉज इसको लेके अशगाबाद अग्रीमेंट साइन किया गया था, ठीक है। ये अशगाबाद अग्रीमेंट इंडिया का सिग्नेटरी, अशगाबाद अग्रीमेंट का, कि हम यहां से यूरोप भी जा सकते हैं, रशिया भी जा सकते हैं, अफगानिस्तान भी जा सकते हैं, एंड देन ऑफ कोर्स देयर इज द अदर रूट। चलिए हाँ दीक्षा जी बताइए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग दीक्षा, बताइए। हाँ जी सर, एक डाउट तो मेरा ये था कि रशिया ने अलास्का को होल्ड आउट किया था यूएस को, और फिर उसको ये भी कहा जाता है कि वो एक मतलब एक पूरा डिसीजन था रशिया के एंड पे। रशिया अलास्का वाला जो है वो हम एक्चुअली करने वाले थे आज, बट लेकिन टाइम खत्म हो गया, तो मैं चाहता हूं कि मंडे को करेंगे। और बताओ उसके अलावा कोई सवाल है तो। ओके, और सर एक तो आपने एशियन प्रीमियम वाला बताया था, उसमें जैसे यूरोपियन यूनियन है वो बेसिकली एक साथ होकर सारी चीजों में नेगोशिएट करती है, तो वो डेफिनेटली ज्यादा डिस्काउंट भी ले लेती होगी। तो मतलब हमारी एशियन और बिम्स्टेक में भी इंडिया पार्ट है, तो ये लोग ये सारी चीजें मतलब क्यों नहीं करते हैं कि कंसेशन में आते हैं। यार वो लोग ना, क्योंकि पहले से उन्हें पता है कि मतलब ये ना कलेक्टिव बार्गेनिंग, मतलब ना ओपेक एक्चुअली में कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वो फर्जी ऑर्गेनाइजेशन है, वो एक तरीके का कार्टेल है, वो अपने फायदे की बात सोचता है।
ठीक है, तो वो क्या करता है, उसको लगता है कि हम लोग सबसे ज्यादा, इसीलिए आप देखोगे ऑयल प्राइसेस को ये लोग जो क्या करते हैं, फ्लक्चुएट करवाते हैं, प्रोडक्शन कम कर देते हैं ताकि इनको ज्यादा पैसा मिले। तो इन्हें पता है एशियन कंट्रीज खरीदेंगे, तो इसलिए हमसे ज्यादा पैसा चार्ज करते थे क्योंकि अपने पास ऑप्शन नहीं है। यूरोप के पास ऑप्शन है बिकॉज उनके पास नॉर्थ सी है, अमेरिका के पास ऑप्शन है। अच्छा, अमेरिका का क्या था, अमेरिका को नहीं खरीदेंगे तो अमेरिका हमला करके कब्जा कर लेता था। WTI क्रूड तो उन्होंने अब चालू किया है, नहीं तो पहले उनके पास भी तेल नहीं था। उन्होंने सऊदी अरेबिया के साथ 1932 में एग्रीमेंट साइन किया, लिबिया चले गए, अफगानिस्तान चले गए, क्या नाम है, इराक चले गए, तेल के लिए तो गए। इट इज ऑल ऑयल वॉर। ठीक है सर, और एक और मतलब एक था कि कतर का कुछ डिस्प्यूट हो गया था ओपेक के साथ ही, क्योंकि उन्होंने ओपेक के साथ नहीं हुआ था, वो हुआ था इनका डिस्प्यूट विद रिस्पेक्ट टू गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, GCC। ईरान के साथ उनको टर्म्स अच्छे थे, और GCC का हेड जो है सऊदी अरेबिया है। सऊदी ईरान सबसे बड़े राइवल है, बट अब नॉर्मलाइज हो गया, तो वर्ल्ड कप के पहले ही हो गया था। ठीक है, हाँ। सर, और स्विफ्ट बैंक में भी आप मतलब मंडे को ही समझेंगे कौन सा वाला? स्विफ्ट बैंक का क्या रोल था, मतलब मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था कुछ नहीं होता, मैं बता देता हूँ क्या होता है। एक स्विफ्ट जो होता है वो मैसेजिंग सिस्टम होता है बैंकों के बीच में पैसे ट्रांसफर करने के लिए। नीरव मोदी ने इसी से स्कैम किया था। मान लो मुझे पैसा चाहिए अमेरिका में, तो मैं क्या करूंगा, मैं मेरी इंडिया में मान लो SBI में जान पहचान है, तो मैं इंडिया में SBI के मैनेजर को बोलूंगा कि यार इस बैंक को बोल दो, लेट्स से सम बैंक, लेट्स से वेल्स फार्गो या कोई भी बैंक, उसको बोल दूंगा कि एक मेल भेज दो उसको कि ये मेरा जान पहचान का आदमी है और ये मतलब सही बंदा है, इसको पैसे दे दो। तो स्विफ्ट मैसेजिंग सिस्टम यूज होता है। इट्स बेसिकली अ कम्युनिकेशन सिस्टम बिटवीन बैंक्स। तो वो जैसे उससे क्या हो गया, अगर रशिया पे जब बैन लगा दिया तो रशिया के साथ बाकी बैंक्स जो है वो फिर पैसे ट्रांसफर करने के लिए कम्युनिकेट नहीं कर सकते। बेसिकली इट वाज एन इकोनॉमिक सैंक्शन ऑन रशिया। ओके, तो सर इसका डीमेरिट क्या हुआ है है कि वो अब उनके बैंकिंग ट्रांजैक्शन नहीं हो सकते बाकी कंट्रीज के साथ, दिक्कत हो गई। ओके सर, और एक US डॉलर वाला भी था कि दो तरह के बैन होते हैं मे बी, कि US डॉलर नहीं यूज करने को मतलब प्रोहिबिट कर सकता है USA, और दूसरा वो तो ये ban था था। प्रोहिबिट कर दिया बिकॉज डॉलर इसलिए था क्योंकि डॉलर सबसे बड़ा ज्यादा इजीली कन्वर्टेबल करेंसी है, तो इसलिए रूपी रेबल मैकेनिज्म लाया ना इंडिया, क्योंकि हमारे तो भाई अपना डिसीजन है, हमें करना है ट्रेड, डॉलर में नहीं करेंगे तो रूपी में करेंगे। ओके ओके सर, थैंक यू सो मच। हाँ जी बताइए। स्वप्निल आपको अनम्यूट करिए। ये सर आवाज आ रही है सर? हाँ जी आ रही है, बताइए। गुड इवनिंग सर। सर क्वेश्चन मेरा ये था कि चेकबुक डिप्लोमेसी क्या होता बताओ आपको क्या लगता है चेकबुक डिप्लोमेसी? चेकबुक यूज करेंगे? पिछली कितनी क्लासेस में मैंने बता दिया ये। चेकबुक मतलब मैं आपको पैसा दे दूंगा, आपको खरीद लूं, जो मैं चाहे वो करा सकता हूँ। वो चाइना करता है, तो ओपन चेक दे देता है कि जितना पैसा ले लो, ठीक है, लेकिन मेरी मनमानी मुझे करने दो। उसको बोलते हैं चेकबुक डिप्लोमेसी, कि पैसे के जैसे कंट्रीज को खरीद लिया उसने। ठीक है, और बताइए। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, महेंद्र जी बताइए। हाँ जी, गुड इवनिंग, बताइए। जो सऊदी मतलब ये जो ओपेक कंट्री आवाज नहीं आ रही है, सऊदी ओपेक सुनाई दिया बस मेरे को, कट रही है आवाज, कट रही है। बताइए, नहीं आ रही। महेंद्र मैसेज कर लेना यार, कोई नहीं। मृदुल बताइए। हेलो गुड इवनिंग सर। हाँ मृदुल बताइए। मेरे दो डाउट हैं। आपने कहा कि अगर ये